आज का जो मैंने विषय आप लोगों के लिए, वैसे नर्सरी प्रोडक्शन शायद डॉक्टर साहब ने बोला है कि थोड़ा बहुत कवर हुआ है शायद, लेकिन मैं भी उसको भी थोड़ा टच करूंगा और वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन को भी थोड़ा टच करने की कोशिश करूंगा कि चलो अपने अपने बताने का तरीका होता है। वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन और एक फ्रूट नर्सरी प्रोडक्शन, दो एस्पेक्ट हैं। जो वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बहुत जल्दी, मतलब 1.5 से 2 महीने की कोई भी नर्सरी हम प्रोड्यूस करते हैं तो दोनों में एक ही अंतर है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा प्रिपरेशन हमको नहीं करना होता है। इमीडिएटली अगर आप कहें तो हमको ये पता होता है कि 1 महीने के बाद हमको ये क्रॉप लगानी है, तो 1 महीना पहले उसकी तैयारी हम शुरू कर देते हैं। और हॉर्टिकल्चर में क्या है कि इट टेक टाइम, कम से कम 1 साल, कुछ है क्रॉप को छोड़ करके मैक्सिमम क्रॉप जो है, मैक्सिमम फ्रूट प्लांट है, उसको हम करीब 1 साल तक हम उसको सेवा करते हैं। कई बार तो 2 साल की नर्सरी भी हम लगाते हैं कि जब थोड़ा विग्रस हो जाता है, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर जाता है, तो अब उसके बाद हम उसको कहते हैं कि अप्रूट कर करके उसको जहाँ प्लांट करनी है वहाँ प्लांट करते हैं। आजकल एक और भी चला हुआ है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, सुना होगा आप लोगों ने। हाई डेंसिटी प्लांटिंग आजकल चल रहा है कि जैसे आप कह लीजिए कि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांट लगा देना। वैसे तो ये एक तरह से पहले इस चीज़ को माना जाता था कि वेजिटेबल में तो चलता है, लेकिन क्रॉप में, इस खासकर फ्रूट प्लांट में हाई डेंसिटी प्लांटिंग नहीं चलती है। ये आम का पौधा है, आपने यहाँ लगा दिया, तो हम कहते थे एटलीस्ट 10 मीटर की दूरी आप रखो, क्योंकि 10 ईयर्स के बाद वो दोनों का जो कैनोपी है, जो उसका पूरा एरिया है, वो एक दूसरे को टच करने लगेगा। लीची में हम 4-5 मीटर रखते हैं, 7 मीटर रखते हैं, कई तरह के अपने अपने एरिया के अनुसार रखते हैं। तो वो उसके 10 साल के बाद की स्थिति को देख करके, एप्पल में भी हम 3 मीटर 4 मीटर, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से हमने उसको ट्रेनिंग देना है। प्लांट कई लोग ऐसे बिल्कुल ले जाते हैं, कई लोग ऐसे करके ले जाते हैं, है ना। ट्रेनिंग प्रूनिंग जो सिस्टम है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। और ट्रेनिंग प्रूनिंग का भी जो एस्पेक्ट है उसको भी थोड़ा सा मैं बीच बीच में आप लोग को टच करूंगा कि ट्रेनिंग प्रूनिंग है क्या। एक ठेठ भाषा में अगर किसी ने आपको पूछ भी लिया कि ट्रेनिंग प्रूनिंग है क्या, तो हम उसको सीधा कहेंगे कि ऐसा व्यवस्था करना पौधे में कि उसमें धूप लगे और हवा जाए। दिस इज ट्रेनिंग प्रूनिंग का एक मतलब जिसको बोल सकते प्रिंसिपल है। हमको ऐसी व्यवस्था पौधे में करनी है कि उसके अंदर वाले तने में भी धूप लगे किसी न किसी समय, और कभी न कभी अगर हवा भी चले तो जो हवा का है वो पूरे पौधे के उस पे उसका इफेक्ट रहे। तो 2 चीजें हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पूरे पौधे से एक तरह का फ्रूट लेना। तो एक तरह का फ्रूट जो बाहर को है, अगर उसको धूप ज्यादा मिल रही है तो वो तो बाई डिफॉल्ट है कि चलो उस पौधे का तना ऐसे रखा हुआ है, लेकिन अंदर वाले पौधे ने, अंदर वाले तने ने कोई गलती थोड़े की है, कोई गुनाह थोड़े किया है। लेकिन हमको उसको भी ध्यान रखना है कि उसके ऊपर भी जो फ्रूट लगेगा उसके ऊपर भी सनलाइट उतना ही पड़े। तो ये हमारा ट्रेनिंग प्रूनिंग का एक मेन मांग, ये सब चीज में है। इवन ट्रेनिंग हम करते हैं पॉली हाउस में। जैसे आपने सुना होगा कि शिमला मिर्च लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि शिमला मिर्च का एक्चुअल डिस्टेंस 45 बाई 45 सेंटीमीटर रखते हैं बाहर में जब हम लगाते हैं, और अंदर में जब लगाते हैं तो 30 सेंटीमीटर पे लगाते हैं। तो 30 सेंटीमीटर में लगाने के लिए आप क्या, अंदर में क्या होता है कि हम उसमें सिंगल प्लांट को लेके चलते हैं, ब्रांचेज को हम पिंच करते रहते हैं नाखून से। उसको जैसे ही लीफ के एक्सिल से कोई भी बड निकलने लगता है तो उसी अवस्था में उसको पिंच कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको ग्रोथ नहीं करने देते। हम एकदम बिल्कुल टॉप सीधा चलने वाला तने को ही हम डिस्टर्ब नहीं करते, और वो ग्रो करता रहता है और उसके साथ फ्रूट लगते रहते हैं। दूसरा, ताकि दूसरे प्लांट जो हमारे एडजॉइनिंग में उस प्लांट के बगल में लगा हुआ है, वो वाला प्लांट को धूप पानी सब कुछ बढ़िया से मिलता रहे। ये हमारा मेन एस्पेक्ट होता है ट्रेनिंग प्रूनिंग में, यही है। इसलिए अगर हम ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात कोई भी करेगा तो आप समझ लीजिए कि उसका कहने का मकसद क्या है किसी भी चीज में। तो हम सबसे अब आते हैं नर्सरी के ऊपर। नर्सरी हमारा बहुत छोटे में हम आपको कंक्लूड कर दूंगा। वेजिटेबल नर्सरी हम जो लगाते हैं उसमें, और हॉर्टिकल्चर नर्सरी लगाते हैं जिसमें हम बहुत जो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमारा जो है वो 1 साल में तैयार होता है हॉर्टिकल्चर नर्सरी, 1 साल से लेकर के 2 साल में। और जो वेजिटेबल नर्सरी है वो 1 महीना से लेकर 1.5 महीना के बीच में उसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। ये दोनों के बीच में ड्यूरेशन वाइज डिफरेंस है। और जो वेजिटेबल नर्सरी लगाते हैं मोस्टली जितने भी
मतलब उसी सीड को हम नर्सरी लगाते हैं वेजिटेबल में। कहते हैं ना जैसे कि हम नर्सरी ग्रो क्यों करते हैं, अल्टीमेटली तो उसको सॉइल में ही लगाना है, वहां भी कौन सा हमने कोई स्पेशल चीज डालते हैं, मिट्टी होता है, गोबर की खाद होती है या केचुआ का खाद होता है, वो हम खेत में भी डाल करके हम लगा सकते हैं। लेकिन नर्सरी हम लगाते क्यों हैं? हमारा नर्सरी लगाने का मेन एस्पेक्ट है कि जैसे सपोज हमने एक कनाल में आपको बताया कि हमने 10 ग्राम टमाटर का सीड डालना है। 10 ग्राम अगर आप टमाटर का सीड खरीदेंगे तो वो एक कनाल में आपका लग जाएगा, उसके पौधे जो तैयार होंगे। अब एक कनाल में हमने पौधे, अगर डिस्टेंस आपने 60 बाई 60 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर रखते हैं तो पौधे का नंबर ऑफ प्लांट कुछ अलग होगा। 45 बाई 45 रखते हैं तो प्लांट कुछ और होगा। अगर आप 60 बाई 90 सेंटीमीटर रखते हैं तो प्लांट का नंबर कुछ होगा एक कनाल में। मोस्टली 800 से लेके 1400 प्लांट के बीच में हम टमाटर का लगाते हैं एक कनाल में। वो डिपेंड करता है कि आप गर्मी में लगा रहे हो कि आप बरसात में लगा रहे हैं। अगर गर्मी में आप लगा रहे हैं तो प्लांट के डिस्टेंस थोड़ा सा क्लोज रखते हैं, अगर बरसात में लगाते हैं तो प्लांट का डिस्टेंस थोड़ा दूर रखते हैं क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारा एस्पेक्ट होता है एग्रीकल्चर में, खास करके ये चीजें ब्रॉड चीजें हैं, जैसे आप खुद भी आप इस चीज को महसूस करेंगे। तो अगर हम 10 ग्राम सीड आपको दें और बोले कि इसको एक कनाल में लगा दो तो अल्टीमेटली आप उसको कैसे लगाओगे? 10 ग्राम सीड तो कुछ भी नहीं होता है। 10 ग्राम सीड, इवन आप 10 ग्राम भी नहीं कहिए, 6 ग्राम सीड लगता है एक कनाल में टमाटर लगाने के लिए। 10 ग्राम शिमला मिर्च लगता है, 10 ही ग्राम करीब करीब आपका चिलीज लग जाता है, 10 से 15 ग्राम हरी मिर्च। तो अगर इतना 10 से 15 ग्राम जो एक कान का बाली झुमका कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आइडिया आपको होगा 10 ग्राम इजकल एक तोला के बराबर जो होता है, उतना बीज को आप कैसे लेकर के लगाओगे आप? तो वो जो जब आप लगाएंगे तो या तो वो क्या होगा, मिट्टी में ज्यादा गहराई में चला जाएगा या मिट्टी में ज्यादा ऊपर ही रह जाएगा या ज्यादा दब जाएगा या ऐसे जगह लग जाएगा जहां प्रॉपर इसकी स्पेसिंग नहीं होगी, प्लांट की डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उसको एक छोटे से कन्फाइंड एरिया में, एक जिसको बोलते हैं सबसे सुंदर जगह जो होता है ना किसी भी फार्म हाउस का या कोई भी एग्रीकल्चर करता है, तो वो नर्सरी वाला एरिया होता है। उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखता है और वो एरिया को आदमी साफ सफाई कर करके बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। तो उस एरिया में हम एक छोटा सा बेड बनाते हैं और बेड बनाने के बाद उसको हम पौधे को लगाते हैं। प्राइमरी स्टेज में उस नर्सरी के पौधे को हम देखभाल करते हैं बच्चे की तरह, जैसे पहले दिन जब उसको सोइंग करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन उसका इंपॉर्टेंस होता है। 30 दिन में पौधा तैयार होगा तो 15 दिन उसका इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पानी से लेकर के डिजीज से लेकर इंसेक्ट से लेकर सब चीज का ध्यान 15 दिन तक रखना पड़ता है। और वो बाकी के 15 दिन जैसे ही पौधा इतना साइज का हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 इंच का, तो 15 दिन के बाद हमारा सारा ध्यान चला जाता है कि अब प्लांट अपने आप उसमें इतना ताकत हो गया है कि वो प्लांट अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा, बढ़ेगा, अपना सब कुछ कर लेगा। जैसे कहते हैं ना बच्चे को 1 साल 8-9 महीना के बाद माँ का केयर थोड़ा खत्म, कि थोड़ा गिरने दो, थोड़ा मतलब कुछ छूने दो, टच करने दो, इधर उधर दौड़ने दो, तो वो वाला सिस्टम हो जाता है कि वो जो 15 दिन है वो आप थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारे पास इतना प्लांट बचा है और ये प्लांट हमारे लिए नर्सरी के लिए यूज होगा। तो हमारा मेन एस्पेक्ट क्या है कि हम नर्सरी जब लगाते हैं तो हमारा ध्यान में यही रहता है कि नर्सरी का प्राइमरी स्टेज जो है प्लांट का, वो हमारी अच्छी तरह से ग्रोथ हो और ग्रोथ होने के साथ साथ वो स्वस्थ हो। अब हम नर्सरी लगाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो पहला ध्यान रखना है, मैंने आपको बेसिक बोला ना कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बीज, बहुत जरूरी है। अब बीज, दुनिया में जितने भी तरह के वेजिटेबल ग्रो होते हैं, बीज 90% 95% जो वेजिटेबल सीड जो प्रोड्यूस होता है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। आप भी जब काम करोगे, आप भी जब सेल सेंटर में जाएंगे या आप अपना शॉप खोलेंगे, सब कुछ करेंगे, तो गवर्नमेंट की सप्लाई का सीड आपको बहुत कम मिलेगा कि गवर्नमेंट फार्म इतने आप प्रोफ्यूज नहीं है, लेबर इंटेंसिव बहुत ज्यादा है सीड प्रोडक्शन में, इतने ज्यादा फार्म पे मतलब मैन पावर नहीं है, इतने ज्यादा साइंटिस्ट नहीं है, इतने ज्यादा ऑफिसर्स नहीं है कि इतने ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीड को प्रोड्यूस किया जाए। तो ये चीजें, और जबकि इसमें पैसा बहुत है, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो है ही वेजिटेबल प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन में, बट ये इतना है कि इसमें अनपढ़ आदमी सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब 2 तरह का सीड प्रोडक्शन होता है। एक सीड प्रोडक्शन होता है जो एक सीड जो होता है वो वेराइटी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी वेराइटी है? जैसे आप कनक के बारे में, जितने भी कनक के सीड है, पहले हम सीड प्रोडक्शन कैसे करते थे?
आपने पहले पुराने जमाने में सुना होगा कि कनक लगा हुआ है खेत में, बुजुर्ग जाते थे खेत में, है ना, टहलते हुए घूमते हुए जाते रहते थे हमारे दादा परदादा जो है, और जाते थे और किसी के खेत में देख लिया कि इसका कनक तो बड़ा अच्छा चल रहा है, इसके सिट्टे लंबे हैं, कई बार हाथ में मसल करके देखते दाने बड़े बोल्ड हैं, दाने में चमक है, तो वो उनको आइडिया लगता था कि ये वाला कनक तो मेरे पास नहीं है, ये हमारे लिए ये अच्छा बीज है, इसका बीज हम रखेंगे, कि हो सकता है वो दूसरे का खेत हो। तो कई बार लोग चोरी भी करते थे, 10-20 बालियां काट करके ले आते थे, नीचे से थोड़ा सा उसमें तना लगा रहता था, जब वो मैच्योर होने लगता था, जब काटने से पहले, और अगर पता था कि अगर प्यार मोहब्बत है, मतलब जैसे बातचीत है रिश्तेदारी में, तो हो सकता है कि वो बीज दे दे कि ठीक है मैं आपको 1 किलो बीज दे दूंगा, 2 किलो बीज दे दूंगा, या 5 किलो दे दूंगा। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते थे कि उसमें से अच्छे, या अपना ही खेत अगर है तो उसमें से देखते थे कि हमारा खेत में ये जो क्रॉप है बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एक रोगिंग होता है, उसमें से देखते थे ना कोई अन्य दूसरे टाइप का पौधा तो नहीं निकल गया कनक का, तो उसको निकालते रहते हो कि मैंने इसका बीज रखना है, तो उसको निकाल करके फेंक देते थे, मतलब कच्चा में ही, हो सकता है वो कनक अभी कच्चा ही हो, सिट्टे के स्टेज के आने के बाद जब बन जाता है उसके बाद, तो वो उसको निकाल के फेंकते ताकि हमारा यूनिफॉर्म जो है बीज इसमें रहे। तो ये एक टेक्निक था। दूसरा टेक्निक था, तो उसको हम लेकर के आते थे, जैसे आधा किलो बीज हो गया तो 1/4 कनाल में लगा दिया, उसके बाद अगले साल वो 20 किलो हो गया, अब 20 किलो हो गया तो हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सीड हो गया। तो यही पैटर्न पूरे हजारों जब से ये धरती है, जब से हम एग्रीकल्चर को प्रोफेशनल बना लिए या हमारा ट्रेडिशन में आ गया, बीज को हम ऐसे ही रखते थे, सिलेक्शन इसको बोलते हैं। आपने सुना होगा बथुआ, देखा है आपने, बथुआ खाया होगा, बहुत ही कनक में होता था बहुत ज्यादा, है ना, अभी भी। लेकिन अब क्या है, अब बथुआ कनक में मिलता नहीं है, क्यों? स्प्रे कर देते हैं, और ये आने वाला, जबकि बथुआ मोर इंपॉर्टेंट देन कनक है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना जो कनक आपको फायदा करता है उससे कई गुना ज्यादा फायदा आपका बथुआ करता है। और बथुए का साग का रेट आप दिल्ली वगैरह में जाओगे तो 50 रुपए से 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए किलो तक मिलता है। कई वेराइटी आपने देखा, पिंक टाइप का बथुआ होता है जिसके पत्ते ऊपर में थोड़ा सा पिंकिश टाइप के होते हैं, देखा होगा आपने। एक बिल्कुल हरा होता है। तो बथुआ, और उसमें आयरन, उसमें प्रोटीन, उसमें फाइबर, उसमें और क्या क्या, मैग्नीशियम, जितने भी तरह के मल्टीविटामिन जो है ना, एक तरह से बथुआ का साग मान, जितने भी तरह के साग आप खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव साग जो है वो बथुए का साग है। पालक भी आप खाते हैं ना, पालक को खाने से सुना होगा आपने, पालक को खाने से क्या हो जाता है? पथरी। क्यों होता है पथरी? नहीं, कैल्शियम ज्यादा होता है। और कैल्शियम पालक बनाने में, हम जब पालक पनीर बनाते हैं आप लोग ना, पालक पनीर का, होटल में पालक पनीर खाया आपने, उसमें चीनी डालते हैं थोड़ा सा, हल्का सा, आपको पता नहीं लगता है बट उसमें चीनी डाला जाता है। जैसे 1 किलो पालक का साग और पनीर वगैरह का 250 ग्राम पनीर को लेकर के अगर पालक पनीर बनाया उन्होंने, तो 1 चम्मच उसमें चीनी डालेगा जरूर, वो होता है, उसका प्रिपरेशन भी होता है। तो चीनी, और उसमें एक ऑक्जिलेट होता है ना, वो ऑक्जिलेट और वो चीनी मिलकर के क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। और वो कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है वो क्या है? आपका पथरी। तो आप कभी पनीर, पालक पनीर जो होटल का खाते हैं, हो सकता है घर वाले में हम नहीं डालते होंगे, लेकिन बाहर वाले में आप पालक पनीर खाएंगे तो 90%। और पथरी है क्या? पथरी कहते हैं ना, एक दाना पड़ना चाहिए, उसके बाद का काम नहीं है। पथरी डेली पनीर खाओ कि नहीं खाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दाना जब बन जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर वो लेयर बनता रहता है, डिपॉजिट होना रहता है। जैसे आपने मोती बनता है, सुना होगा सीप में मोती, उसमें एक बार एक टुकड़ा पत्थर का डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर उसके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, फिर वही मोती का रूप ले लेता है। जस्ट लाइक पथरी आपका वही है। एक बार, हर बार पनीर खाने से, पालक पनीर खाने की बात नहीं है कि आप रोज नहीं खाते हैं, साल में एक बार कभी होटल में खाया तो उसका, ये कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर किसी को होता है, लेकिन अगर ये होता है तो इसका एक चांसेज है, क्योंकि पथरी जो है वो कैल्शियम से ही बनता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट जब बनेगा तो वो पथरी का रूप धारण करता है। और ये जरूरी नहीं है, कैल्शियम बहुत में, मसर की दाल में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, आपका मूंग की दाल में कैल्शियम होता है, और भी सब दाल हैं जिसमें कैल्शियम होता है बहुत ज्यादा, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम ये जो जितने भी तरह के हमारे वाइल्ड जितने साग होते थे वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए।
कैसे हमने रोज ही स्प्रे करते हैं, रोज ही घास का मारने का स्प्रे करते हैं। अब उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज में हमने आने नहीं दिया कि उसका सीड रख सके। लेकिन आप जानते हो पूसा बथुआ 1, पूसा बथुआ 2 दो वेराइटी है जो यूनिवर्सिटी ने निकाली हुई है, ICR ने। अब वो बथुआ है क्या, यहीं से बथुआ लेकर के गए, उसका बीज बनाया और उसको गमले में लगाया, फिर उसको लाइनों में लगाया, और वो पूसा बथुआ 1, पूसा बथुआ 2 के नाम से वो प्रचलित है, दो वेराइटी। और ये दिल्ली में लोग अपने गमलों में लगाते हैं, पॉट्स में लगाते हैं, इसके प्लांट सीडलिंग बेचते हैं, लिफाफे में करके लोग ले जाते हैं। अब बथुआ में आपने देखा होगा जब ऊपर काट देते हैं बहुत सारा ब्रांचिंग होता है। तो ये सीड रखने का मेथड जो था, सीड का मैं सीड के बारे में कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बाय डिफॉल्ट लोग करते हैं। जंगलों में आपने देखा होगा कि जो जैसे करेला है, आपने करेली वगैरह जो होता है अपना जंगली करेली, आपने ये इधर के जंगलों में है कि नहीं, लेकिन हमीरपुर और पंजाब के और होशियारपुर के जंगलों में करेली बिकता है बाजार में। और आप चले जाएंगे होशियारपुर जलंधर वाले रूट पे या चंडीगढ़ वाले रूट पे, तो थोड़े दिनों के बाद करेली, इतने छोटे छोटे करेली, जो खासकर लेबर क्वालिटी के लोग होते हैं ना, जैसे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल वगैरह के आते हैं, उन लड़कों को पता है, वो जंगल से जाते हैं, वो तोड़ तोड़ के लाते हैं, और वो 500 रुपए किलो बिकता है। उसमें 1 या 2 करेले में बीज होता है। लेकिन वो अब उसके बारे में भी वो भी उसके साथ वो नहीं करते हैं, जो पका हुआ रहता है ना उसको छोड़ देते हैं वो, ताकि उसका बीज गिरेगा तभी अगले साल जर्मिनेट होगा। तो जंगलों में भी ये भी प्रोसेस अपने आप चलता रहता है, तभी वो जिंदा है हजारों साल से, तभी वो चल भी रहा है। तो मेरा कहना है कि बीज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज है, सारे फैक्टर्स मतलब किसी काम का नहीं है, सारे एफर्ट्स हमारे बेकार चले जाते हैं अगर बीज हमारा बढ़िया नहीं हो। तो जब भी आप बीज की बात करिए तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ये दो ही लोग बीज ग्रो करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो बीज बनाता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। और दूसरा जो बीज होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब संकर किस्म। अब संकर किस्म क्या है, संकर किस्म का पौधा आपको पूरे हिमाचल में, पूरे धरती पे कहीं नहीं मिलेगा, वो बनाना पड़ता है, हर बार बनाना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक बार बड़ा हल्ला हुआ था कि एक ऐसा समय आएगा कि किसानों को मजबूर कर दिया जाएगा बीज खरीदने के लिए। आज आप देख लो, मजबूर क्या करना, अगर आपने हाइब्रिड लगाना है, हाइब्रिड करेला आपने लगाना है, सपोज हाइब्रिड कैप्सिकम इंदिरा वेराइटी है आपने लगानी है, तो पौधा फल लगेगा, उसके अंदर बीज भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। लेकिन उसका अगर बीज रख लोगे तो क्या होगा, आपने मक्की लगा रहे हैं 800 ग्राम पर कनाल के हिसाब से, मैंने पिछली बार बताया था। जब आप मक्की लगाते हैं तो कई सारे हाइब्रिड वेराइटी लगाते हैं आप, और वो हाइब्रिड लगाते हैं, उसकी इतनी इतनी बड़ी छल्लियां, और 2-2 लगते हैं, 3-3 लगते हैं, कई सारे वेराइटी आते हैं, कई कलर के आते हैं। और आप उस मक्की का बीज रख करके कभी देखा है आपने? जबकि देसी मक्की का बीज तो हम खुद ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको गारंटी है कि अगले बार भी वही मक्की देगा। लेकिन अगर आप उसका रख करके देखना गलती से हाइब्रिड वाले का, और उसको लगा के देखना, तो क्या होगा, हो सकता है कि पौधा बहुत मोटा, तंडे बहुत मोटे, ऐसा लगे कि इतना बढ़िया मेरा मक्की चल रहा है, लेकिन उसका पूरा का पूरा कॉप खाली होगा, पूरा का पूरा जो छल्ली है वो खाली होगा, दाने बनेंगे नहीं, या इक्का दुक्का दाना बनेगा, या उसमें डिफरेंट कलर के दाने बन जाएंगे, या वो छल्ली आपको छोटी बन जाएगी, पूरी की पूरी गुल्ली खाली होगी, जबकि सब कुछ, सारा कुछ आपने मेहनत किया है। तो ये क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, अलग होना। दो माँ बाप को मिला करके हम एक तीसरा वैरायटी जो बनाते हैं, जब वो उसका बच्चा तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड्स। दो अलग अलग पेरेंट्स को, दो अलग अलग कास्ट को ले करके चलते हैं, है तो मक्की दोनों, और उसको जब क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने के बाद वो जो मक्का तैयार होता है वो बीज आपके पास आता है, और उसी को हम हाइब्रिड बोलते हैं, किसी भी चीज में हाइब्रिड। लेकिन जब हाइब्रिड को हम लगाने जाएंगे, हाइब्रिड का बीज रख लेंगे, और उसको अगर हमने गलती से लगा दिया, करेला हमने लिया मार्केट से, हाइब्रिड का करेला हमने ले लिया, एक फल छोड़ दिया, उसमें बीज तो बनेगा, लेकिन अगर गलती से आपने लगा भी दिया उसको, तो हो सकता है कि छोटी छोटी करेली बने या ना फले, या ये भी हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े बन जाए। आपको ऐसे जरूरी नहीं है निगेटिव ही होगा, कई बार पॉजिटिव हो, लेकिन 100 में से 90% चांसेस ये है कि आपको ट्रू टू दी टाइप जो आप चाह रहे हैं वो चीजें नहीं मिलेगी। ये है आपका हाइब्रिड, और यही है, इसलिए हाइब्रिड का बीज हम नहीं रखते हैं। तो नर्सरी प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइब्रिड, मतलब बीज। और बीज में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम बीज की बात करते हैं तो सही किस्म का बीज, बहुत सारे किस्मों का बीज, जैसे आप वेजिटेबल में जितने तरह के बीज की बात करेंगे, वो सारे बीज जो होते हैं वो 1 साल से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है। प्याज का बीज जो है ना, कभी भी पुराना प्याज का बीज नहीं रखना चाहिए,
प्याज का बीज पुराना अगर रखेंगे तो 50% जर्मिनेशन, और उसमें बुक्के बनेंगे, फूल बन जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, प्याज लगा दिया और प्याज के बीच में जैसे आजकल बल्ब बन रहे हैं ना, आपने देखा होगा बल्ब बन रहे हैं, इस स्टेज में आकर के उसमें से फूल आने लगते हैं। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो उसमें पुराना सीजन का बीज हो। 2 साल पुराना इसका प्याज का बीज तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो हर चीज की, टमाटर के 2 साल है, 2 साल या 3 साल का बीज भी पुराना चल पड़ता है, बैंगन का 2 साल का है। तो ऐसे कई सारी वैरायटी है जिसको हम 1 साल 2 साल 3 साल के, लेकिन 3 साल से ज्यादा हम बीज नहीं लगाते हैं। अब नर्सरी प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम जब बीज हमने ले लिया, बीज सिलेक्ट कर लिया कि हमने क्या लगाना है, अब डिपेंड करता है कि हमने नर्सरी कैसे ग्रो करना है। नर्सरी ग्रो करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक है। एक जो ओपन में हम लगाते हैं, और दूसरा जो हम प्रोट्रेस में लगाते हैं। प्रोट्रेस देखा है आपने, एक कप टाइप का होता है, देखा, बेचते भी रहते हैं लोग, है ना, प्रोट्रेस टाइप का होता है, एक उसमें लगाते हैं। उसको हम थोड़ा उसका मिक्सचर अलग होता है जो हम आपको बताएंगे। और तीसरा होता है जैसे हम नर्सरी ग्रो करते हैं पॉली बैग में, लिफाफे में, देखा है आपने, घिया, डानी, करेला, खीरा, देखा है ना, बेचते रहते हैं। जनवरी में, फरवरी में ये जो सब्जी बीज पनीरी बेचने वाले लोग हैं, इनके पास आपने देखा होगा लिफाफे में घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू वगैरह के भी पौधे, उसमें स्क्वैश वगैरह के पौधे रहते हैं उसमें। ये जो तीनों एस्पेक्ट है उसमें नर्सरी प्रोडक्शन में, एक होता है ओपन में और दूसरा होता है ग्रीन हाउस में। ओपन वाला जो नर्सरी प्रोडक्शन करते हैं उसमें हम बेड बनाते हैं, क्यारियां बनाते हैं। अब क्यारी बनाने के लिए हमारे पास डिपेंड करता है कि सर्दी वाले बना रहे हैं, बरसात वाले बना रहे हैं, या गर्मी वाले बना रहे हैं। हमें पानी चाहिए तो सर्दियों में हमें जरूरी नहीं है कि बेड क्यारी को हम ऊंची रखें, क्योंकि हमें पता होता है कि सर्दियों में बारिश ज्यादा नहीं होती है, तो हम फ्लैट बेड में भी हम इसको लगा देते हैं। जब हम बरसात की बात करते हैं तो हमारे को पता होता है कि बारिश, असमय बारिश अगर बहुत ज्यादा हो गया और पानी बहुत ज्यादा खेत में इकट्ठा हो गया तो हमारा क्यारी डूब जाएगा। तो हम 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाते हैं, कम से कम 15 सेंटीमीटर। और तीसरा जो एस्पेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि हम फ्लैट बेड हो गया, रेज्ड बेड हो गया, एक सैलो बेड होता है जमीन के नीचे, थोड़ा जो नॉर्मल आपका खेत है उस क्यारी की मिट्टी को हम निकाल लेते हैं और क्यारी को थोड़ा सा गहरा बना देते हैं। वो हम गर्मियों में करते हैं कि इसको पानी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा टाइम तक पानी रहे, तो हम थोड़ा दबा हुआ बेड, जिसको हम सैलो बेड कहते हैं, वो क्यारी बनाते हैं। तो 3 तरह की क्यारियां बनाई जाती है समय के अनुसार। और तीनों में सबसे बेस्ट है, जिसको हम तीनों सीजन में फॉलो कर सकते हैं, वो है रेज्ड बेड। बेस्ट माना जाता है रेज्ड बेड, जो उठी हुई क्यारी है। और उठी हुई क्यारी हम इसलिए अच्छा मानते हैं कि उसके ऊपर हम चलते नहीं है, बहुत ज्यादा हमारा मूवमेंट नहीं होता है। हम वो जो क्यारी होती है वो देखने में भी खूबसूरत होता है। पहले तो आई कांटेक्ट, आई टच भी हमारा होना चाहिए, आंखों को बढ़िया लगना चाहिए। ये भी चीज है, जिस काम को हम करते हैं ना, कि आप किसी दिन घर का वो कोना जो सबसे गंदा है उसको साफ करो आप, या घर के आसपास का कोई ऐसा कोना जो आपने कभी टच नहीं किया हो, और उसको साफ करो आप, चाहे छत के ऊपर चाहे कहीं के ऊपर। फिर देखना उसको पुताई उताई कर दो, अगर आप थोड़ा हल्का सा वैसे ही उसी कॉर्नर को, तो आप देखना आपको मन लगने लगेगा यही कुर्सी निकाल करके बैठो, या इसी पेड़ के नीचे बैठो, किसी पेड़ की छाया में आपके घर के आसपास। तो वो जो ये भी चीज है, आंखों को बढ़िया लगना चाहिए हमारा। हम उस चीज को सबसे कम ध्यान रखते हैं। पहले तो हमें ये कि इसके लायक बनाना है, तो क्यारी को क्यारी लायक बनाना है, सुंदर सा क्यारी बनाना है, ये ध्यान जरूर रखना है। बहुत सारे लोग क्यारी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमने उठा दिया जी, थोड़ा ऊंचा कर दिया जी, बहुत बढ़िया है, और कुछ नहीं है। हम तो इतना कि रस्सी डाल करके हम कहते हैं कि उसको लंबाई चौड़ाई, तो जो क्यारी हम बनाते हैं उसका जो हम साइज रखते हैं वो 1 मीटर चौड़ा रखते हैं हर हालत में, क्योंकि आदमी का हाथ करीब करीब ऑलमोस्ट 70-75 सेंटीमीटर का होता है, और हम दोनों साइड से बैठ करके उस क्यारी में काम कर सके, इसलिए हम उस क्यारी की जो चौड़ाई रखते हैं, ऐसा माना जाता है कि 50 सेंटीमीटर तक हमारा हाथ बहुत अच्छा से जाएगा, और दूसरे साइड से भी बैठ के 50 सेंटीमीटर पे जाएगा। तो हम एक क्यारी की जो चौड़ाई रखते हैं वो ऑलमोस्ट 1 मीटर रखते हैं, वो सबसे मतलब जिसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड साइज है। और लंबाई के अनुसार आप चाहे 50 मीटर रख लो, उसका कोई वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली 3, लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज है वो है 1 मीटर बाय 3 मीटर का, ये सबसे बेस्ट साइज माना जाता है। 1 मीटर बाय 3 मीटर की उठी हुई क्यारी अगर आप बनाते हैं, अब उस मिट्टी को, उस क्यारी को आपने पहले खोद लेना है। खोद करके आपने उसकी अच्छी तरह से मिट्टी को, जैसे अगर हार्ड हो गया है मिट्टी तो आप थोड़ा पानी लगा दीजिए, 1-2 दिन इंतजार कीजिए, थोड़ा उसमें मुलायम आ जाएगा तो थोड़ा उसको फावड़े वगैरह से, नॉर्मली हम फावड़े वगैरह का काम ही करते हैं, जो
नर्सरी बनाने वाले एरिया में होते हैं, फावड़ा और खुरपी, ये दो चीजों की जरूरत हमको होती है मैक्सिमम, और उसमें से खरपतवार। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी, हमने जगह सेलेक्ट कर लिया, कौन सी जगह हमने नर्सरी लगाना है, तो वो जगह हमारा सबसे ऊंचा जगह होना चाहिए, हमारे सबसे घर के सबसे नजदीक होना चाहिए, खेत का सबसे इंपॉर्टेंट जगह होना चाहिए, जहां पर आपको सबसे ज्यादा अच्छा जाने का दिल करे। दूसरा है वो पेड़ की छाया के या बिल्डिंग की छाया उस पर नहीं लगनी चाहिए। तीसरा है नलके या पानी का जहां सोर्स है उसके पास होना चाहिए। सबसे उपजाऊ जगह होनी चाहिए, वहां पर झाड़ वगैरह नहीं ज्यादा हो, और थोड़ा फेंस्ड हो, मतलब आप उसको थोड़ा घेराबंदी कर करके भी रख सके नर्सरी वाला एरिया। क्योंकि अगर आपका सारा मेहनत, तब अगर कोई पशु उसमें घुस गया या कुछ चला गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आपका 20 कनाल खेत के लिए आपने टमाटर लगाया था, और एक दिन में अगर किसी तरह पशु उसमें चला गया तो सारा का सारा समझ लीजिए कि 20 कनाल एरिया मेरा खाली रह जाएगा, समय से हम सोइंग नहीं कर पाएंगे, ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि नर्सरी वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जरूरी नहीं है कि 10 कनाल का हो, 1 कनाल का हो, 1 मरला, 2 मरला, 5 मरला भी हो सकता है, लेकिन वो एरिया थोड़ा सा सबसे ज्यादा विजुअल, सबसे ज्यादा आपका प्रिय, वो जगह को सिलेक्ट कीजिए आप। सबसे जगह जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, वो घर के पास भी है, जरूरी नहीं है 10 कनाल आपका खेत दूर है, बट यहाँ पे हमारे पास 5 मरला जमीन है तो यहाँ हम ज्यादा केयर कर सकते हैं, तो वो उस जगह कोई, या आजकल लोग घर के ऊपर, छत के ऊपर भी नर्सरी लगा देते हैं ट्रेज वगैरह में, तो वो जगह आपने सिलेक्ट करनी है। अब उस जगह को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 3-4 मेथड है, जो सिंपली मैं बता देता हूं कि हमारा मिट्टी जो है ना, वो जीवाणुओं, कीटाणुओं, सब चीज का घर है वो। तो हमारे लिए 2 चीजें वो हर समय रहती है, एक है इंपॉर्टेंट और एक है जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। जो हार्मफुल है उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, और हार्मफुल चीज को खत्म करने के लिए कई बार ऐसा है कि हमारे लिए जो बहुत ज्यादा साथी कीट हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो हमारे लिए उसके लिए क्या करना है कि उस क्यारी को गुड़ाई वगैरह करके, मिट्टी को हल्का बना करके, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, लिफाफे वगैरह पॉलीथीन से हम उसको ढक लेते हैं। उसको हम सोलराइजेशन बोलते हैं। मिट्टी को प्लास्टिक के शीट से हम ढक के रख देते हैं। वो 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, जब आपको जरूरत हो, लेकिन कम से कम 10 दिन उसको ढक के रखना है। लेकिन खाली मिट्टी के ऊपर प्लास्टिक डालने से नहीं होगा। मिट्टी क्यारी बना दी आपने ऊंची हुई 15 सेंटीमीटर और लंबाई में 3 मीटर 1 मीटर, तो आपको उससे थोड़ा सा चौड़ा लिफाफा रखना है, और चारों तरफ से मिट्टी से आपने उसको दबा देना है, और दबाने के बाद आपने छोड़ देना, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो उसके अंदर का टेम्परेचर 30-35 डिग्री हर समय रहेगा। तो अगर बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया तो वो टेम्परेचर 40-45 डिग्री भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है, वैसे नॉर्मली हम मानते हैं कि 40-45 पे बहुत ज्यादा जीवाणु मरते नहीं है, उनको मरने के लिए कम से कम 55 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 55-60 डिग्री टेम्परेचर अगर पहुंच गया तो नॉर्मली माना जाता है। जैसे किसी चीज को हम कुक करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 70 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर कुक कर दिया तो उसके अंदर सारे वायरस बैक्टीरिया खत्म हो जाता है 70 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर। लेकिन उसमें फिर भी कुछ ऐसे जीवाणु हैं कि 80-90 डिग्री पर भी वो वायरस सर्वाइव या बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं या फंगस सर्वाइव कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम बॉइलिंग पॉइंट को मानते हैं जो 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा सब कुछ, उसके बाद हमको कुछ भी उसमें बचेगा नहीं। मतलब हम डेफिनेटली एश्योर है कि अब हमारे लिए इसमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कीट नहीं है, कोई जीवाणु नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो हम टेम्परेचर को सोलराइजेशन करते हैं तो हमारे लिए होता है कि 50% जीव को ये खत्म कर देता है अगर सोलराइजेशन करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास फॉर्मलिन। फॉर्मलिन आपने सुना होगा, फॉर्मल्डिहाइड मार्केट में मिलता है, एग्रीकल्चर वालों के पास मिलेगा, केमिकल वालों के पास मिलेगा, और ये बहुत सस्ती दवाई है। आपने अल्कोहल देखा है ना, जब हम सैनिटाइजर यूज करते थे, है ना, तो हाथ में थोड़ा ठंडा लगता था। अल्कोहल जो पीने वाला होता है नॉर्मली, जिसको हम इथाइल अल्कोहल को हम पीते हैं, मिथाइल को नहीं पीते हैं हम, लेकिन अल्कोहल जो आपने देखा होगा कि अल्कोहल को जब हम यूज करते हैं तो थोड़ा सा किस लिए करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए। यानी हम जब हाथ धो लेते हैं तो हम मानते हैं कि हमारा हाथ जो है वो डिसइंफेक्ट हो गया, वायरस बैक्टीरिया फ्री हमारा हाथ हो गया। अब हम इससे किसी चीज को टच करेंगे तो वो चीज हम दूसरे को नहीं जाएगा। तो जो वायरस बैक्टीरिया नहीं, जो फॉर्मल्डिहाइड है, वो 1 लीटर पानी में, 1 लीटर दवाई को 10 लीटर पानी में मिलाते हैं। यानी 1 लीटर दवाई को 10:1 के रेशियो में मिलाते हैं। 10 लीटर पानी में 1 लीटर फॉर्मल्डिहाइड को मिलाना है। फॉर्मल्डिहाइड
आज के डेट में दिस इज ओनली सॉइल केमिकल को हमको डिसइंफेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो केमिकल है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन भी इसको बोलते हैं। आप जानते हो मछली जो आता है ना, मछली फिश जो आता है साउथ से आता था पहले बहुत ज्यादा, तो उसको इतने दिन तक ठीक रखने के लिए क्या करते थे, फॉर्मलिन से ट्रीटमेंट, बेबिस्टीन से ट्रीटमेंट करते थे। बेबिस्टीन आप जानते हैं ना, बेबिस्टीन आपको बताया था पिछले बार, बेबिस्टीन से ट्रीटमेंट कर करके भेजते हैं। आपको पता है जो फंजीसाइड, ताकि उसमें कोई फंगस ना लग जाए, बर्फ में रखने के बावजूद उसमें डेटेरिएशन नहीं शुरू हो जाए। जैसे कई बार आपने सुना होगा कोई किसी के यहाँ डेथ हो जाता है, कोई लोग लेट से आते हैं, कोई 2 दिन में कोई फॉरेन कंट्री में रह रहा हो सकता है और उसको आना बहुत जरूरी है, तो हम उसको थोड़ा 2 दिन तक ठीक रखने के लिए क्या करते हैं, या तो बर्फ के सिल्ली के बीच में रखते हैं या उसके ऊपर कोई केमिकल लगा दिया जाता है। जैसे आप थाने उन्ने में कोई मतलब जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल वगैरह केस हो, जो अनआइडेंटिफाई हो रहा है, जो पहचाना नहीं जा रहा है, तो लाश को तो ठीक रखना है ना, तो उसके ऊपर कोई केमिकल लगा करके रखते हैं, उसमें फॉर्मलिन भी आता है ना। तो डिसइंफेक्ट करने की बात है कि वायरस बैक्टीरिया का, क्योंकि यही इसको खत्म करता है, यही इसको सड़ाता है, सड़ाने का काम करता है। जो सड़ने के काम को हमको रोकना है तो हमको इससे ट्रीट करना पड़ेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड को हमने क्या करना है कि उस क्यारी के ऊपर हमने फुहारे से 1 मीटर बाई 1 मीटर का एरिया है, उसमें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लगना चाहिए, कम से कम 3 से 4 इंच उसका। जब वो क्यारी आपकी तैयार है तो उसके ऊपर आपने 3 से 4 इंच डेप्थ तक वो पानी का रिसाव जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इतने ये नहीं कि ऊपर ऊपर कर दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर इतना सैचुरेट कर देना है, उसको संतृप्त कर देना है उस मिट्टी को, कि कम से कम 4 इंच मिट्टी नीचे का जो है वो गीला हो जाए। तो क्यारी में आपने इसको 2 बार 3 बार करके, ताकि बहे ना पानी, 2 बार फुहारे से, लेकिन पंप से नहीं, पंप का कोई फायदा नहीं होगा। हाथ वाला फुहारा जो आता है जिसको हम फवारा बोलते हैं, उससे आपने उसको करना है, ताकि उसको ड्रेंचिंग करने के लिए, जिसको ड्रेंच करना बोलते हैं। ड्रेंचिंग और स्प्रे में अंतर है। स्प्रे में हम लीफ एरिया के लिए हम स्प्रे करते हैं, कवर करने के लिए, जितना लीफ है उसके ऊपर उसका असर होना चाहिए। और जब हम ड्रेंचिंग की बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना कि हम फुहारा से करते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और हाथ में लेकर के फुहारे को हम यूज करते हैं। तो ड्रेंचिंग से आपने उसको पानी को नीचे जाने देना है, और उसके बाद आपने क्या करना कि उसको पॉलीथीन के शीट से उसको ढक देना है इमीडिएटली। मतलब जैसे आपने स्प्रे कर दिया, वो कर दिया, ड्रेंचिंग कर दिया, और पॉलीथीन का शीट जिसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, नहीं तो उसका गैस निकल जाएगा। जो फॉर्मलिन है, हवा में जब उसका गर्मी पड़ेगी तो वो उसमें गैस बनेगा, और वो अंदर अंदर जाना चाहिए मिट्टी के अंदर, पोली मिट्टी के अंदर, जितना नीचे तक वो दब। और जो प्लास्टिक आप रखेंगे उस प्लास्टिक को मिट्टी से दबा देंगे, थोड़ा थोड़ा मिट्टी, ताकि वो जो है, और मिट्टी के ऊपर भी हल्का सा फुहारा डाल देंगे ताकि मिट्टी जमीन से चिपकी रहे। तो इसके लिए आप प्लास्टिक जो है कलर नहीं यूज करना है, आपने सफेद रंग का ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिखता हो वो प्लास्टिक यूज करना है आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको, हाँ थिकनेस 25 माइक्रोन, 25 माइक्रोन वाली, 25 माइक्रोन की पॉलीथीन की शीट नॉर्मली 25 वाली सबसे सस्ती होती है, और हमारे को ये कितना दिन रखना है, 15 दिन रखना है। तो हमारे 15 दिन के लिए ये यूज होगा। यूवी स्टेबलाइज रखने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रावायलेट से, जिसको हम बोलते हैं कि धूप में जो प्लास्टिक नहीं खराब होती है उसको हम अल्ट्रावायलेट यूवी रेजिस्टेंट बोलते हैं। तो वो प्लास्टिक नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल पतली सी फिल्म वाली प्लास्टिक चाहिए, जो सबसे पतला होता है लेकिन आर पार दिखना चाहिए, वो वाली प्लास्टिक को हमने इसके ऊपर डाल देना है। और 15 दिन तक इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। 15 दिन के बाद इससे क्या क्या होगा, एक तो इसके अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इसके अंदर गैस बनेगी, और ये गैस मिट्टी के सॉइल के कम से कम जहां तक आपने खुदाई की है, जितना आपने गहरा 8 से 10 इंच जो फावड़ा से किया है, उस एरिया में मतलब उसमें वो गैस जो है वो चला जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, उसके अंदर का ये क्या क्या मारेगा, ये वायरस को मारेगा, ये बैक्टीरिया को मारेगा, ये फंगस को मारेगा, ये ग्रब को मारेगा, ये दीमक को मारेगा जो सॉइल के अंदर होता है, और व्हाइट ग्रब जैसे आपने सफेद वाला, और कई सारे मिट्टी में पाए जाने वाले कीड़े, उस सबको खत्म कर देगा ये फॉर्मलिन का ट्रीटमेंट। और ये रिकमेंडेड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आपके प्लांट पे इसका कोई इफेक्ट पड़ता है, और ये रिकमेंडेड है। इसके मतलब इसको हम यूज करते हैं, और ये एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इसका, जितने भी नर्सरी ग्रोअर हैं ये करते हैं।
अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। आप उसके बाद प्रश्न आपका उठेगा कि एक तो सॉइल सोलराइजेशन है, जो आपको बोला कि सिंपल प्लास्टिक से ढक करके छोड़ दीजिए। हमारा एस्पेक्ट क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है कि टेम्परेचर और फ्यूम जो गैस बन रही है वो भी बनना चाहिए। एक आता है सोडियम मेथाम, एक और केमिकल आता है सोडियम मेथाम करके आता है, और ये केमिकल हम जो इजराइल वगैरह में इसमें ये ऐसा केमिकल है, मेथाम सोडियम, आप इसको लिख लीजिए कि ये केमिकल ऐसा है कि ये मतलब उस मिट्टी में कुछ नहीं है। फिर आप ये कह सकते हैं उस मिट्टी को आप खा भी लेंगे तो आप मरेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा बीमारी। यानी उसमें वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े वीड़े जितने भी चीजें हैं सब कुछ, जिसको बोलते हैं 100% डिसइंफेक्ट। फॉर्मलिन से भी होगा, लेकिन फॉर्मलिन से 20-25% जो कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो रह जाते हैं, फिर भी हमारे लिए 75% तो हो जाता है। लेकिन वो होने के बाद आपका बिल्कुल ही उस मिट्टी में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ मिट्टी मिट्टी बच जाएगी। मतलब 100% जो नर्सरी ग्रो होगा वो आपका वायरस फ्री, बैक्टीरिया फ्री, फंगस फ्री होगा वो प्लांट। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर होंगे तो बता देना आपने। उसके बाद ये हो गया हमारा सॉइल के स्टेज तक का काम। अब मेथाम सोडियम की मैं बात कर रहा था, ये केमिकल बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे को लगता है कि आप लोगों को सॉइल सोलराइजेशन और दूसरा है फॉर्मलिन ट्रीटमेंट, ये दोनों से ही काम चल जाएगा। बहुत सारे जगह पे पता क्या करते हैं, एक टेक्निक और भी है कि जो प्रोफेशनल नर्सरी ग्रोअर होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी को, जो मिट्टी का 4 इंच का मिट्टी है, आग चढ़ाते बनाते हैं, कड़ा बना छोटा सा बड़ा सा जैसे लोहे का होता है, और नीचे आग जलाते हैं और मिट्टी को गर्म करते हैं, जैसे मूंगफली भूनते हैं ना उस टाइप से, और उसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। मतलब गर्म जब हो जाएगा, उसमें से हवा मतलब पता लगने लगता है कि भाप निकलने लग गया, तो ऑलमोस्ट वो 80, 90 या 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो मिट्टी को गर्म कर करके भी डिसइंफेक्ट कर देते हैं। ये भी एक टेक्निक है। अगर छोटा क्यारी है तो ये नर्सरी जो प्रोफेशनल ग्रोअर होते हैं वो केमिकल जहां यूज नहीं करते हैं, उन्होंने ये भी टेक्निक मिट्टी को गर्म कर करके और वो रख लेते हैं और ढेर बना के रख लेते हैं कि वो डिसइंफेक्टेड हो गया, और फिर उसको क्या करते हैं नर्सरी में डाल करके उस मिट्टी को हम अल्टीमेटली उसी सॉइल सोलराइजेशन का ये अल्टरनेटिव है। हमारे को क्या है, 4 इंच की मिट्टी हमारे लिए स्वस्थ होनी चाहिए। नहीं, पोषक तत्व एक अलग चीज है। नाइट्रोजन गर्म होने से खत्म हो जाता है, तब तो जहां कहीं जगह से देखिए, पानी जहां पौधा होगा वहां पानी, जहां पौधा होगा वहां पानी पक्का होगा। और ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बैरन है वहां पे जहां तेज धूप 40-45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो क्या वहां पर कुछ भी नहीं उगता है? ऐसा नहीं है। न्यूट्रिएंट उसमें से उड़ जाता है, ऐसा नहीं है। बाकी न्यूट्रिएंट जो मिट्टी में है वो मिट्टी में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गर्म करने से उसका न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा। और हमारे लिए न्यूट्रिएंट बहुत बड़ी चीज भी नहीं है नर्सरी में। पौधे के अंदर सिर्फ 50% हम फीड करते हैं, बाकी वो बीज जो है ना, जो सीड है ना छोटा शिमला मिर्च का, उसके अंदर जो दाल है ना, जब जो उसके अंदर व्हाइट रंग का होता है, जब उसको आप पानी में भिगोगे, उसको थोड़ा तोड़ोगे, जैसे चना का तरह, चना को आप भिगोते हैं, उसके बाद उसका छिलका उतार के देखो, उसके अंदर 2 दालें होती है ना, दाल होता है ना, वो दाल क्या है? वही है सर, वो सारा उसका पावर हाउस ऑफ दैट सीडलिंग। आपके भरोसे वो जर्मिनेट नहीं हुआ है, वो उस 2 दालों के भरोसे जिंदा हुआ है, जर्मिनेट हुआ है। तो इसलिए आप उसको 50% आप ही फीड दे पाते हो, बाकी 50% तो अपना वो लेकर के जन्म लेता है, वो सीड में आता है वो। तो ऐसा नहीं कि उगने के तुरंत बाद उसको न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। वो उसकी जड़ें बनती है, फिर मिट्टी में आएगा, फिर जड़ें उसकी जो खाने वाले रूट जिसको हम टर्सरी रूट करते हैं, मेन रूट तो कभी खाना नहीं खाता है, रूट फाइबर्स ही खाना खाते हैं। जो जड़ का जो हमें दिखता नहीं है, बालों की तरह जो बिल्कुल महीन महीन, जो जिसको रूट हेयर्स बोलते हैं, वो एक्चुअल फीडर रूट है, खाने वाले रूट हैं। वो पानी लेते हैं, वो खाना लेते हैं। तो वो रूट बनते बनते तो आप उसको उखाड़ने वाले स्टेज में पहुंच जाते हैं,
नॉर्मली हम उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि कई बार होता है कन्फ्यूज़न कि आदमी सोचता है कि हम मिट्टी को गर्म करते हैं या मिट्टी जब वो हो जाता है तो बिल्कुल वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट, फास्फोरस, ये वो, जैसे हम राख जलाते हैं चूल्हे में, तो राख में क्या होता है, राख में पता है आपको? आपने मेरा राख वाला पढ़ा है, वीडियो देखा है? कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा होगा। एक वीडियो बनाया था चूल्हे के राख का कृषि में उपयोग, जिसको हम भूल चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको यूज करने का तरीका और क्या क्या में वो फायदा करता है। फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये तीन सबसे ज्यादा उसमें कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। कभी वीडियो देखना आपने ना, बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने जनरल टाइप का बना रखा है इसमें, तो कभी मौका मिले तो जरूर देखिए आप लोग। मेरा कहना यह है कि वो जो है ना, वो गर्म करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बन गया आपका, क्यारी बन गया। अब उसके बाद पहले वाला जो है, जो सॉइल सोलराइजेशन से, जिसमें पॉलीथीन का लिफाफा ढका था हमने, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कुछ नहीं है। कभी भी आप उसको, प्लास्टिक को हटाइए, क्यारी बनाइए, उसमें पौधे आप नर्सरी लगा दीजिए। जो दूसरा वाला है फॉर्मलिन वाला, उसको हटाने के बाद कम से कम 5 दिन तक इंतजार करना है उसमें सोइंग करने से पहले, और उसको गैस को निकालना है। उसके अंदर जो फंसा हुआ गैस है उसको पलटी मार करके फावड़े से 1 बार 2 बार डिस्टर्ब करके, ताकि उसका जो गैस है अंदर से, मिट्टी के अंदर वाला, वो बाहर निकलना चाहिए। तो ये हम एग्रीकल्चर में मोस्टली करते हैं, नर्सरी प्रोडक्शन में, कि हमने क्यारी के ऊपर, अब आपका क्यारी बिल्कुल बेड तैयार है आपको सोइंग करने के लिए। अब सोइंग कैसे करेंगे आप? हमारे पास बीज भी है। अब मिट्टी को तैयार करने के लिए मिट्टी हमने रेस्ड बेड भी बना दिया, हमने उसको सॉइल ट्रीटमेंट भी कर दी। अब सॉइल ट्रीटमेंट के बाद हमारे को सीड सोइंग की बात आती है। अब इसमें आप, जैसे आप कुछ लोगों को ध्यान मतलब वो रह रहा होगा कि एक्चुअल मिट्टी क्या है। एक्चुअल जो हमारे पास मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है। आप पालमपुर के आसपास की मैक्सिमम लोग गीला मिट्टी, जिसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, बारिश हो जाए तो इतना गीला हो जाता है और सूख जाए तो पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है ना। ऐसा ही है शायद, उसमें फावड़े चलाना भी मुश्किल हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है वो। तो ऐसा मिट्टी नर्सरी के लिए ठीक नहीं है। और उस 4 इंच की मिट्टी को आपको उस लायक बनाना जिससे नर्सरी हमारा बढ़िया रहे, तो कम से कम 1 स्क्वायर मीटर में आपने 3 से 4 किलोग्राम गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी है। पर स्क्वायर मीटर 3-4 किलोग्राम गोबर की खाद आपने डालना उसमें जरूरी है। और उसके बाद आपने इसमें 12-32-16 जो है, 100 ग्राम करीब 12-32-16 भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और बहुत कुछ हुआ तो आप, एक दवाई आती है जिसको आप फ्यूराडान कहते हैं, या आप फोरेट के नाम से आता है, वो 5 से 10 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर में आप उसके दाने को डाल दीजिए। 3 चीजें आपने करनी है। पहले गोबर की खाद या केचुआ खाद। केचुआ खाद अगर आप डाल रहे हैं तो 2 किलोग्राम बहुत है, लेकिन गोबर की खाद, अगर मिट्टी आपकी बिल्कुल प्योर चिकनी है तो 5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर भी गोबर की खाद डाल सकते हैं आप। उसके बाद आपने, लेकिन वो अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए। अब आप ये भी पूछोगे कि तैयार गोबर की खाद का क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि वो गोबर की खाद बिल्कुल तैयार है? पहला तो वो भुरभुरा होगा, है ना, काले रंग का होगा, ऑलमोस्ट चाय की तरह होगा। तीसरा उसका होगा, उसको पानी में डालोगे ना तो चिपकेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, चाय की पत्ती की तरह उसको छान करके निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। और उसका रंग तो है ना, वो एक समान भूरा रंग का होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कि अगर आप इसको अपने जहां पर गोबर रखा हुआ है, जहां से आप निकाल रहे हो, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ये गर्म नहीं होगा। आप देखते हैं ना, गोबर की खाद जब निकालते हैं तो आप जाते हैं तो उसमें गर्म टेम्परेचर होता है। जो कच्चा गोबर होगा उसमें टेम्परेचर होगा, जो अभी तैयार नहीं हुआ है। जो पक जाएगा ना, उसको आप कुछ भी करोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उसमें गर्मी है नहीं। और चौथा, जो 5वां, जो सबसे लास्ट चीज है, वो है क्या, कि अगर आप उसको खेत में फेंक दोगे, एक टोकरी ले करके खेत में रख दोगे ना, जैसे लोग खेतों में डालते हैं, तो उसमें कोई चिड़िया नहीं बैठेगी, कोई भी चिड़िया नहीं बैठेगी, अगर वो रियली में पका हुआ सड़ा हुआ गोबर होगा। वो क्या है, क्योंकि उसके खाने के लिए उसमें कुछ नहीं होता है, सब कुछ डिकम्पोज हो चुका है, सब कुछ सड़ चुका है। तो ये 5
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो जो प्रूव करता है कि इट इज ए कच्चा गोबर, इट इज ए पका हुआ गोबर। और ये FYM जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली FYM हम सेमी कह सकते हैं, डिकम्पोज्ड को ही हम यूज, नॉर्मली बहुत कम लोग जो होते हैं प्योर डिकम्पोज्ड गोबर की खाद को खेतों में डालते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बगला ये वो कई सारी चिड़िया है ना उसके ऊपर बैठता है, और ये निशानी है कि इसके अंदर अभी भी खाने, हमने इसको सड़ने से पहले ही निकाल के खेतों में डाल दिया है। और ये आपके लिए किस चीज का घर हो जाएगा अगर ऐसा खाद डालते हैं तो? दीमक का। और हमारे यहाँ दीमक की समस्या, सबसे ज्यादा जो दवाई बिकती है मार्केट में वो दीमक की ही दवाई बिकती है। और दीमक क्या है? वो मिट्टी में रहने वाला क्या खाता है? वो सड़े गले चीज खाता है। और जब उसको सड़े गले चीज नहीं मिलता है, जैसे कहता है ना कि घर में माँ और बच्चे को बंद कर दो, एक दूध मुंहा बच्चा है, एक माँ को बंद कर दो तो भूखा भूखा प्यासा प्यासा रहेगा, आपने उसको कुछ देना नहीं है। तो एक ऐसा सिचुएशन, या किसी जानवर को भी, तो कहता है अल्टीमेटली जब मरने जिंदगी की बात आएगी तो आदमी अपने को भी खा जाता है। तो अल्टीमेटली जब उसको नहीं मिलेगा कुछ खाने के लिए तो आपके पौधे के रूट सिस्टम को भी खाना शुरू कर देता है। इसीलिए दीमक, आपने सुना होगा कि कनक में भी दीमक लगने लगा है, पहले नहीं लगता था कनक में दीमक। तो दीमक क्या होगा? दीमक की संख्या इतनी मिट्टी में हो गई कि उसको खाने के लिए जब कुछ नहीं मिलता है तो वो आपके कनक के जड़ को खाना शुरू कर दिया। इसीलिए कनक आजकल एक स्टेज दिसंबर जनवरी में आता है, दैट इज ए टिल्डिंग स्टेज से पहले वाला स्टेज। तो क्या होता है, आपका कनक पीला होना शुरू होता है, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है दीमक को खाने का। और दीमक उस समय सबसे ज्यादा उसको खाने, मतलब खाने की जरूरत होती है। तो इसलिए उस समय बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारा तो सब कुछ, आप कनक लगा में दीमक लगा हुआ कनक को आप थोड़ा सा पुश करोगे ना तो निकल के जमीन के ऊपर आ जाएगा। जब रूट सिस्टम उसका वो पूरे रूट को नहीं खाता है, रूट के टिप को ही खा जाता है जो पकड़ में रखता है। तो इसलिए दीमक हमारे लिए गोबर के थ्रू जाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो कच्चा गोबर हम यूज करते हैं। तो कच्चा गोबर आपने नहीं डालना है। आपने, बहुत लोगों का मिथ है, पता नहीं अदरक वगैरह लगाते हैं आप लोग ना, कई लोग हल्दी वगैरह लगाते हैं, बहुत लोग कहते हैं अदरक के ऊपर हम कच्चा गोबर डालते हैं तो बहुत बढ़िया चलता है। आप लोग भी सोचते हैं? नहीं सोचते हैं? कच्चा गोबर डालते हैं, क्यों डालते हैं? नमी के लिए, कच्चा गोबर डालने से। लेकिन कच्चा गोबर आपको, हमें जब अब मैं आपको बता दिया कि कच्चा गोबर जो है, कच्चा गोबर है वो आपको दीमक का घर है। कच्चा गोबर डालने से होता क्या है? कच्चा गोबर जहां डाल देंगे तो उसके, जैसे गोबर आपने खेतों वगैरह में देखा होगा या घर के आसपास कहीं पशु ने गोबर कर दिया हो, 10 दिन तक मत उठाओ उसको। आप उसको 10 दिन के बाद वो सूख जाएगा ऊपर से, आप उसको थोड़ा सा उठा करके देखो, उसके नीचे आपको कुछ नजर आता है? कभी देखा है ध्यान से? कीड़े होते हैं ना, सारे दीमक पड़े होते हैं। इसका मतलब उसके खाने वाले चीज, सारे चीज वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तो आपके पौधे को फायदा कैसे कर सकता है? ठीक है, नमी करने के लिए आप उसके अंदर पत्ते डालो, आप अदरक में जहां तक है सूखे हुए पत्ते डालो आप, वो ज्यादा बेटर है कि बशर्ते कि आप गोबर डालो आप। और ये एक समय ऐसा आ जाएगा कि अदरक का खाना शुरू कर देगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपके अदरक को ही खाना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये काम आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि दीमक किसी भी एंगल से एग्रीकल्चर में फायदेमंद नहीं है। एक वैसे दीमक को माना जाता है, दीमक आपके घरों में लगता है ना, दीमक लगता है कि नहीं? कहां लगता है? लकड़ियों में। वो लकड़ी में तो पानी नहीं है, सूखी हुई लकड़ी है ना, बिल्कुल दीवारों में लकड़ी, चौखट में, दरवाजे में, आपके टेबल में, कुर्सी में, जहां वो है तो वो सूखे हुए बिल्कुल ड्राई को भी खाता है। तो वो ज्यादा फेवर करता है, वो उसको पानी नहीं चाहिए, हवा से मॉइस्चर ले लेता है वो। और वो आपका सूखा हुआ है, तो वो एक्चुअली में वो खाने के लिए पैदा हुआ है सूखी हुई मरी हुई चीज को। लेकिन जब उसको नहीं मिलेगा खाने के लिए और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी मिट्टी के अंदर, तो उसके बाद वो क्या करेगा? आपके पौधे को नुकसान करना शुरू कर देगा। इसलिए आज के डेट में सबसे ज्यादा दवाई जो बिकती है दैट इज ए क्लोरोपाइरीफॉस। आपने सुना होगा क्लोरोपाइरीफॉस, बहुत नाम से आता है, लीथल के नाम से आता है, कई सारे कंपनियों के नाम से आता है। लेकिन अगर आप क्लोरोपाइरीफॉस सबसे ज्यादा आज के डेट में एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, और खास करके हिमाचल में दो चीजें हैं। एक तो गोबर की खाद लोग नहीं बनाते हैं ढंग से, कहां फेंकते हैं? ढेर को, खेत में सीधा। तो वो तो खाद तो कभी नहीं बनता है वो, क्योंकि ऊपर का लेयर जो सूखता नहीं है, जो सूखा रहता है वो क्या रहता है? सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप
हाँ, क्लोरोपाइरीफॉस। हाँ, कुछ नहीं, कुछ डिस्टर्ब हो रहे लगता है, आप मन लग रहा है आपके किसी के, मतलब ऐसे भी तो नहीं, बोर तो नहीं फील कर रहे हो आप? तो वो जो है ना, क्लोरोपाइरीफॉस एक ऐसी दवाई है, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, और जगह अगर अपने दीमक मारना है तो आपने स्प्रे भी कर सकते हो। अगर आप स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट को मारेगा, अगर आप इसको मिट्टी में डालेंगे तो ड्रेंचिंग होगा। ड्रेंचिंग का मतलब आपने फुहारे से डालना है। जब भी मैं ड्रेंचिंग की बात करूं, इसलिए कुछ चीजें मैंने पहले बता दिया, तो ड्रेंचिंग करना है ताकि कम से कम 3-4 इंच मिट्टी के अंदर इसका पानी का असर जाए। और फॉस है, फॉस का मतलब क्या होता है? गैस, याद रखना आपने। जिसमें भी क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्लोरोवॉस, इस टाइप का जो केमिकल का नाम कभी लाइफ में आएगा तो आप समझ लेना कि उससे गैस बनता है। तो ये गैस बनता है। और कनक के खेत में हम कैसे डालते हैं इसको? कनक की खेत आपकी लगी हुई है, कैसे डालेंगे, डालते हैं अपने, सुना है आपने? रेत में मिलाते हैं। जैसे आपको 1 एकड़ में 25 किलोग्राम आपने रेत ले लो, ऐसा नहीं 25 किलोग्राम, 50 किलोग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 20 से 25 किलोग्राम रेत ले लीजिए, और रेत में धीरे धीरे करके कोई प्लास्टिक रख लीजिए उसके ऊपर, और दवा की एक एक बूंद डालते जाइए, और उसको किसी आदमी को कहिए ग्लव्स पहन के कि उसको मिलाते जाए, ताकि वो पानी का एकदम से ना वो हो जाए, और उसको पूरे रेत में मिला दीजिए 20-25 किलोग्राम में। और उसके बाद उसको यूरिया की तरह छट्टा, या यूरिया जब आप छट्टा लगा रहे हैं तो उसको मिक्स कर करके आप छट्टा लगा सकते हैं। यूरिया में नहीं डालना, नहीं तो यूरिया पानी हो जाएगा, फिर छट्टा नहीं लगेगा। तो इसको रेत में मिला लेना है, और उसके बाद हम खेत में छट्टा लगाते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है कि जब हम इरिगेट करते हैं, इरिगेशन देते हैं, सिंचाई करते हैं खेतों में, तो नाली के पास इसका डब्बा को थोड़ा सा, ढक्कन को हल्का सा खोल ढीला करके, ताकि ड्रिप जैसे लगता है ना आदमी को, सलाइन चढ़ता है तो एक एक बूंद आता है ना, या आप ड्रिपर भी ले सकते हो, उसके अंदर एक छेद कर दिया, और इंजेक्शन वाला वो लेकर के फेंका रहता है, आप 10-15 रुपए का वैसे भी ड्रिपर वाला ले सकते हो, और उसको डाल करके थोड़ा सा ड्रिप के अनुसार छोड़ दो आप, एक लकड़ी को पे टांग करके, और धीरे 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 एकड़ के अनुसार कितना आपको केमिकल लगेगा, एक एक बूंद लगातार नहीं गिरना चाहिए, और वो आपके खेत में पूरी तरह से फैल जाएगा। कई बार स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसमें छट्टा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे बहुत घना कनक हो गया आपका ना, तो रेत वाला ऊपर भी ही रह जाएगा पत्तों के बीच में ही, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं इसको, कि पानी के ढक्कन को, बोतल के ढक्कन को थोड़ा ढीला करके, जहां इरिगेशन का सोर्स है वहां छोड़ देते हैं, और ऐसे करके देखते हैं कि कितनी देर के बाद एक बूंद गिरता है। बस उतना ही उतना ढीला करते हैं, ताकि धीरे धीरे 5 घंटा हमको पता है कि पानी लगना है, और हमारे पास आधा लीटर दवाई है, तो उसके अनुसार, या आप बड़ा बोतल ले लो आप, और उसको दवाई को उसमें पानी के साथ मिला करके, फिर उसको, अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसका धीरे से आप उस तरह से खोलो ताकि धीरे धीरे वो बहता जाए। अल्टीमेटली वो खेत के अंदर जाना चाहिए, और बहुत बुरी तरह से पूरे खेत में फैल जाता है। इसको दिक्कत नहीं होगी कि जहां हम लगा रहे हैं वहां पे ज्यादा इसका असर रहेगा, और खेत के लास्ट कोने में नहीं। जब ये घुल जाता है पानी में, तो पानी के साथ घुल करके वो लास्ट जहां तक सिंचाई का पानी जाएगा वहां तक जाएगा। और दीमक हमारे यहाँ कंट्रोल की नहीं हो रहा, तो दीमक, ये वाले मैं क्लोरोपाइरीफॉस की बात कर रहा था कि ये दीमक की समस्या हमारी गोबर से शुरू होती है, इसलिए कच्चा गोबर नर्सरी में हम कभी नहीं डालते हैं। और दीमक सबसे ज्यादा क्या खाता है? मरा हुआ चीज। और हमारे पास सीड जो होता है ना, वो सबसे प्रेशियस चीज होती है, जो सारी मेहनत हमने बीज में किया, अगर बीज को खा लिया उसने ना, तो जर्मिनेशन आपकी परसेंटेज घट जाएगी। इसलिए इसको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा, एक केमिकल आता है जिसको हम बोलते हैं इमिडाक्लोरोप्रिड। इमिडाक्लोरोप्रिड एक दवाई आती है, ये दवाई इंसेक्टिसाइड है, और ये बहुत अच्छी दवाई है। इसको सीड के साथ मिला सकते हैं। जब हम बीज लगाने जाएं, तो मान लिया आपने टमाटर लगाना है या कुछ भी लगाना है, तो आप बीज के थोड़ा सा पानी में इसको घोल लीजिए, हल्का सा, मतलब नॉट ए ड्रॉप, उससे भी कम, और दवाई को या बीज को रख करके थोड़ा सा उंगली से टच करके, और बीज के साथ उसको आप ऐसे करके मिला दीजिए, ताकि वो दवा उसके ऊपर मिल जाए। इमिडाक्लोरोप्रिड, जब आपने सुना होगा कि घिया और खीरा, जो पौधा, मैंने उसने पिछले बार बताया था कि जो पौधा बढ़ता है और उसके बाद एकदम से बैक्टीरिया के कारण पौधा ग्रोथ कर रहा है, और जब फलन में आना होता है तो सूख जाता है। तो आप जब घिया लगाते हो ना, अगर डायरेक्ट आप घर में लगा रहे हैं, तो इमिडाक्लोरोप्रिड से ट्रीट करके आप लगाइए, 90% चांसेज है कि ये वाली बीमारी नहीं आएगी। सीड ट्रीटमेंट विथ इमिडाक्लोरोप्रिड।
ये दवाई इमीडा क्लोरोप्रिड करके दवाई आती है, और ये दवाई आपको जो है वो सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब आप इसको कहते हैं कि हम उस बीमारी को आने से पहले ही हम इसको कंट्रोल करने के लिए, अगर ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि मेरे खेत में तो आता ही नहीं है। कई बार घिया और खीरा में कॉमन है ये वाली बीमारी जो मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया वाली। पिछले बार भाई जैसा आपको बताया था कि बैक्टीरिया में क्या अंतर है, वायरस में क्या अंतर है, तो ये बीमारी इमीडा क्लोरोप्रिड भी रखिए, क्लोरोपाइरीफॉस रखिए, डायथेन M45 रखिए और बेविस्टीन रखिए। ये 4 दवाई आपने नर्सरी ग्रोवर को हर समय रखना चाहिए। 4 दवाई, पहला डायथेन M45, दूसरा बेविस्टीन, तीसरा इमीडा क्लोरोप्रिड और चौथा आपका जो है क्लोरोपाइरीफॉस। ठीक है ना। और एक दानेदार जो मैंने आपको बताया कि फ्यूराडान, या आपका आजकल फोरेट के नाम से आता है, फोर्ट जिसको बोलते हैं, फोरेट PHORAT, फोरेट के नाम से आता है, वो भी दानेदार होता है। वो सस्ती दवाई है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में उसको यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा मात्रा में मिट्टी में मिलाना है ये। तो ये 3-4 तरह की दवाई आपको नर्सरी ग्रोअर को ध्यान में रखना है। इसलिए नर्सरी ग्रोइंग करना बड़ा ही क्योंकि अगर किसी को बीज का वैल्यू पता है, अगर आप 10 ग्राम शिमला मिर्च का बीज लेंगे तो वो 1000 से लेके 10,000 रुपये का 10 ग्राम तक मिलेगा आपको। हाँ जी सर, कार्बोफ्यूरान भी डाल सकते हैं, लेकिन कार्बोफ्यूरान का असर लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो हम नॉर्मली कार्बोफ्यूरान को यूज करते थे, पहले रिकमेंडेड था, ये हम करते थे बैंगन में, बैंगन के पौधे लगाते समय। तो कार्बोफ्यूरान से अच्छा है फोरेट, 10-12 दिन तक असर रहता है, हमको उतना ही दिन तक चाहिए होता है। हमको ज्यादा लंबे समय तक नर्सरी उखाड़ लेंगे फिर तो कोई काम नहीं है। तो नॉर्मली आप इसको, कार्बोफ्यूरान से अच्छा है कि आप फ्यूराडान, सॉरी, इसको आप यूज कीजिए। अब नर्सरी आपने क्यारी बना करके आप तैयार है। आप नर्सरी में एक चीज और ध्यान रखना है कि गोबर की खाद आपने मिला ली, 12-32-16 मिला लिया आपने उसमें, और दवाई वो डाल करके, दानेदार वाली दवाई डाल करके आपने क्या बेड को तैयार कर लिया। आपने गोबर, रेत और मिट्टी तीनों का इक्वल मात्रा लेना है। थोड़ा सा गोबर, 1 किलो गोबर, 1 किलो रेत, 1 किलो मिट्टी, तीनों को मिला करके आपने छन्नी से छान करके इसका ढेर बना के रख लेना, पहले से बोरियों में रख लो आप। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर आप नर्सरी कहीं भी, चाहे चिकनी मिट्टी में ग्रो कर रहे हो, चाहे रेतीली में कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो आप, ये चीजें आपने पहले बना करके एक ढेर 150 एक आध क्विंटल के बराबर आप रख लीजिए, जैसा आप नर्सरी ग्रो करना चाहते हैं। और ये मेरा प्रूव्ड है कि इसके बाद आपका नर्सरी कभी भी जो है वो आपका नर्सरी ना जर्मिनेट करने का और ना सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है। जर्मिनेट करना बहुत जरूरी है, अंकुरित होना बहुत जरूरी है। और वो अंकुरन को रोकने वाला एक फैक्टर जो है वो मिट्टी का कॉम्पैक्टनेस, मिट्टी के ऊपर जो पपड़ी बन जाता है, हार्ड बन जाता है, वो बहुत बड़ा कारण है जो हमारी नर्सरी के प्रोडक्शन को, नर्सरी के जर्मिनेशन को, अंकुर को रोकता है। तो हमने क्यारी बना ली। अब क्यारी में कितना गहरा हमने बीज डालना है, ये एक एस्पेक्ट है कि लोग सोचते हैं जितने भी तरह के, सपोज हम नॉर्मल जो हम ग्रो करते हैं वो टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ये कोई 7-8 नॉर्मल चीजें हैं, नर्सरी है जिसकी हम नर्सरी लगाते हैं नॉर्मली क्यारियों में। अब इनका डेप्थ कितना होना चाहिए, गहराई कितना होना चाहिए? इनका गहराई उतना होना चाहिए जितना जो मोटा वाला सरिया होता है ना, 8 mm का, 12 mm का जो होता है, करीब करीब 1 सेंटीमीटर मोटा, सरिये की मोटाई के बराबर आपने इसको रखना है। अब सरिया मैंने क्यों बोला कि आप एक सरिया का टुकड़ा रखिए, ठीक है ना, जब भी आप नर्सरी लगाने जाते हैं। और नर्सरी क्यारी आपने बना ली, सरिया अगर आपका जैसे 1 मीटर की क्यारी है तो आप 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा आपका सरिया होना चाहिए, ताकि आप उसको पकड़ने के लिए थोड़ा हो, और उसको प्रेस करके थोड़ा सा आप हिलाएंगे ना तो उतना ही गहरा वो दब जाएगा मिट्टी में, और यूनिफॉर्मली एक लाइन बन जाएगी गहरी जितना सरिया जाना चाहिए, और एकदम साफ सुथरा नाली बनेगा उस। तो नाली आपने जो बीज के लिए उंगली से ना करके, उंगलियों से करते हैं ना, जगह थोड़ा बनाते हैं नाली ऐसे ऐसे करके, वो नहीं करना आपने। सरिया आप लो, और सरिया का टुकड़ा आप परमानेंट एक रख लो, आप मोटा वाला सरिया, और उसको आपने ज्यादा थिक वाला नहीं, 10 mm 12 mm का जो सरिया आता है उसका एक टुकड़ा रख लीजिए आप, और उसको एक बार ऐसे और ऐसे करेंगे ना, क्योंकि मिट्टी बहुत पोली है तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। और उसके बाद आप उसके ऐसे लाइनें 5 मिनट में आपने 3 मीटर की लाइनें, 3 मीटर के मतलब क्यारी में आप लाइनें बना लेंगे।
ये सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। और इसके अंदर जो बीज जाएगा वो इनफॉर्मली एक हाइट पे जाए, एक डेप्थ पे जाएगा, और इसके अंदर आपने बीज को डाल देना है। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितनी रखनी है? 5 सेंटीमीटर। इतना 5 सेंटीमीटर आपने एक लाइन से, चाहे इन सभी पौधों में 5 सेंटीमीटर में पौधा क्या होगा आपका? स्ट्रांग होगा, रोबस्ट होगा और छोटा होगा। नर्सरी का पौधा देखने में आकर्षित होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। इसलिए आपको लगे कि बहुत स्ट्रांग पौधा, खुद ही आंखों से आपको लगेगा कि ये मेरा नर्सरी बिल्कुल स्ट्रांग है, और जो लेने वाला भी नर्सरी है उसको भी पता लगेगा कि ये नर्सरी सबसे बढ़िया है। लंबा नहीं होना चाहिए, कभी भी प्रीफर नहीं करना आपने लंबे वाला नर्सरी। जब भी नर्सरी हो, जितना ठिगना हो, जितना बौना हो, जितना छोटा हो, वो उतना बढ़िया, और लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए। देखने में आपको खुद स्ट्रांग दिखेगा कि ये नर्सरी का पौधा बिल्कुल बढ़िया से लगाया गया है। फिर उसके बाद आपने वो जो रेत, मिट्टी और गोबर तीनों को मिलाकर के आपने मिश्रण तैयार करके भुरभुरा करके रखा हुआ था, उसी से उसको ढकना है, ना कि मिट्टी से नहीं ढकना है, उसी से ढकना है। जो आपने मिश्रण बना के रखा उसी से आपने उसको ढकना है। अब उसका फायदा क्या होगा कि अगर मिट्टी आपकी चिकनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा पर्पस क्या है? एक एक बीज पानी हम लगाएं, मिट्टी सख्त भी हो जाए, फिर हम इरिगेशन करें। जब तक अंकुरन नहीं आता है तो वो मिट्टी जो है धूप पड़ने के बावजूद भी वो सख्त नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, गोबर का काम क्या है? जो हम गोबर डालते हैं, क्या पर्पस है गोबर का? जो हम खाद डालते हैं, जो मैल डालते हैं, एक तो पर्पस है न्यूट्रिएंट का सीधा, कि हमको पोषक तत्व पौधे को देगा। दूसरा, पानी को, नमी को लंबे समय तक रखता है। और हमें क्या चाहिए? जब तक बीज अंकुरित नहीं हो जाता तब तक वो बीज के आसपास कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ना भी दे पाए तो पानी, ओवर वाटरिंग और लेस वाटरिंग दोनों ही बेकार है। आवश्यकता से ज्यादा पानी देना भी खराब है, आवश्यकता से कम। तो आपने तो सुबह में पानी लगा दिया, हमने बोलते हैं एक ही टाइम में पानी लगाना चाहिए। आपने सुबह के टाइम पानी लगा दिया तो बाकी के 24 घंटे जो है पानी को पकड़ के कौन रखेगा? एक समान उसके पास वो गोबर रखेगा। इसीलिए गोबर, मिट्टी और रेत के मिश्रण से उठकर, ये आपको कोई नहीं बताएगा बीज को ढकना कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप लगाएंगे क्यारी में, और बीज को आपने सुना, देखा होगा, हर बीज के लिफाफे पे एक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? जर्मिनेशन 80%, 70%, 80%। वो डर से लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने जितने भी कंपनियों के बीज यूज किए हैं और उनको जब मैंने लगाया है, अगर सही डेप्थ पे आप लगाएंगे और सही तरीके से लगाएंगे तो 100% जर्मिनेशन होता है। एक एक बीज, क्योंकि उनका बीज कभी हाथ से नहीं, मशीनों से, उनका जो वाइबल सीड होते हैं, जो जर्मिनेशन करने वाले बीज होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी को चलाना है, बंद नहीं करना है, कल को भी उसकी डिमांड रहनी चाहिए। तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि आपको बीज गलत देंगे कभी भी। कई सारे सीड है, जैसे सायरा है, सपोज खीरा का, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले सायरा खीरा आया था। आज मार्केट में जो भी खीरा खा रहा है ना, वो सायरा ही है, और 20 साल बाद भी उस खीरे की क्वालिटी वही है। तो ये प्राइवेट कंपनी इस चीज को बहुत, मतलब कहते हैं ना जिसको, कि हमारा सबसे मेन एस्पेक्ट क्या है, वो है क्वालिटी मेंटेनेंस, कि हमारा सीड की क्वालिटी मेंटेन। जो 20 साल पहले भी खीरा लगाया है, अगर उसका पोता भी या उसका बेटा भी लगाएगा तो उसको भी लगेगा कि ये खीरा वही है जो हमारे पापा लगाते थे। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि क्वालिटी। तो मैं आपको बताता हूं कि जर्मिनेशन कभी भी बीज का 70% जहां लिखा होगा उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर ही होता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम छट्टा लगा देते हैं, छट्टा लगा के ढक देते हैं ना, तो हमारा 50% सीड मान के चलते हैं, 30% तो है ही जो या तो गहराई में चला जाता है और या वो ऊपर रह जाता है। जो 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से ऊपर रह गया ना, वो भी बीज खराब हो जाएगा। बीज क्यों खराब होगा? अब बीज खराब होने का कारण है, अगर उसको हीट और ठंड ऐसा लगेगा ना, शॉक जिसको 24 घंटे के अंदर, क्योंकि आप पानी दे करके गए और उसके बाद बीज ऊपर ही था, थोड़ा सा नीचे था, हल्का सा जो आपको दिख नहीं रहा था, तो दिन भर गर्मी में वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा, मिट्टी गर्म होगी, और मिट्टी गर्म होने से क्या होगा? उसका बीज जो है ना, जो अंकुरित होने वाला जो है, उसकी जो मरने की संभावना 100% हो जाएगी, तो वो बीज जर्मिनेट नहीं करेगा। इसीलिए प्रॉपर डेप्थ, यूनिफॉर्म डेप्थ बहुत जरूरी है। इसीलिए सीड ड्रिल का एक पर्पस क्या है?
सब लोग कहते हैं सीड ड्रिल का एक पर्पस, जो भी कनक वगैरह लगाते हैं उसका एक पर्पस क्या होता है, हम कहते हैं कि सही दूरी पे पौधे लगना, ये पर्पस नहीं है, सही गहराई पे पौधे लगना, बीज जाना, ये हमारा मेन पर्पस है। और इस चीज को बहुत कम किसान जानता है। किसी भी किसान से पूछ लो आप कि सीड ड्रिल क्यों करते हो आप यूज कनक में, तो बोलेगा कि एक समान लाइन, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहता है, कभी नहीं कहता कि प्रॉपर गहराई मेंटेन रहता है। और वो गहराई हम कनक में दिया रहता है कि 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर नीचे हमने बीज डालना है, हर चीज की एक गहराई होती है। तो ये यूनिफॉर्मिटी जो सरिया आपने लगाया ना, दैट विल बी वर्क एज ए सीड ड्रिल, वो आपका सीड ड्रिल के रूप में काम करेगा। और वो सबसे जरूरी चीज है डेप्थ ऑफ सीड, जो सबसे ज्यादा इग्नोरेंट होता है। इसीलिए हमारा जर्मिनेशन, प्याज हम लगाते हैं छट्टा लगाते हैं सारे ना, जबकि प्याज कभी भी छट्टा नहीं लगाना चाहिए। और हम भी कहते हैं कि प्याज को ही छट्टा ही लगाना चाहिए। तीनों में बहुत अंतर है। प्याज को कभी इस लाइन से मत लगाना आपने, अगर इस तरह से लगाएंगे ना तो प्याज की नर्सरी कभी भी एक एक दाना तो नहीं डाल पाओगे आप तो प्याज का बीज जो होता है ना उसको ऐसे ऐसे करके डालोगे आप। और प्याज का बीज जब एक जगह से 3-4 जर्मिनेट होगा तो क्या होगा, उसके प्याज की नर्सरी कैसी हो जाएगी, धागे की तरह पतली, मोटा नहीं आ पाएगा। और आपने देखना जो छट्टा लगाया हुआ नर्सरी होता है उसका प्याज का नर्सरी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, मोटा होगा। इसलिए हम भी रिकमेंड करते हैं, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, यूनिवर्सिटी की उसमें तो नर्सरी सोइंग लिखी हुई है लाइनों में, लेकिन वो नर्सरी से ज्यादा बेटर है कि अगर आप लाइनों से लगाएं। लेकिन लाइन से कैसे लगाएंगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्याज की नर्सरी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि और भी अभी आप कितना टाइम हो गया, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक लग रहा है आपको। उसके बाद हमने क्या करना है, नर्सरी को हमने सोइंग कर दी, उससे ढक दिया, कवर कर दिया। नाउ हमारा क्या पर्पस है, अब दो चीजें हैं। आपने अगर मिट्टी को उसी तरह से ढक दिया है बीज को, तब तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज अगर आपको लगता है तो आप उसके ऊपर जूट की बोरी डाल सकते हैं, नॉट प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक नहीं यूज करना है कवर करने के लिए, ठीक है ना। जूट की बोरी जो मॉइस्चर रहता है, खाली बोरी, या सरकंडे वगैरह होते हैं ना, पराली वगैरह टाइप का होता है, उसको डाल सकते हो ताकि वो सीधी धूप उस पर ना पड़े। वो भी नहीं डाल सकते हो आप तो मत डालो आप, अगर आप मेंटेन, लेकिन उसके नीचे आपने देखना कई बार दीमक लग जाता है। तो अगर आप नहीं डाल सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना काम किया है तो नर्सरी आपके तीसरे से चौथे दिन जर्मिनेट कर जाएगी 100%। खाली ये ध्यान रखना है कि बारिश होने के पहले प्लास्टिक का एक टुकड़ा रखना है और उससे उसको कवर कर देना अगर लग रहा है कि बारिश की संभावना है। अदरवाइज आजकल पॉली हाउस घर में भी बनाते हैं, लो टनल सुना है ना आपने, बांस का डंडा काट लीजिए ऐसे करके गोल गोल बना करके, और मैंने यहाँ के किचन गार्डन में यहाँ किया हुआ है, दैट इज ए लो टनल। 1.5 से 2 मीटर का आपने बांस का डंडा, आपने अगर सपोज 3 मीटर की क्यारी को आपने ढकना है तो कम से कम 5 डंडे हर मीटर के ऊपर, तो 3 मीटर ये हो गया, थोड़ा 40-45 सेंटीमीटर पर आप वो लगाना है गोल कर करके, पट्टियां निकाल लो आप उसको, और बिल्कुल 1 मीटर के दोनों किनारे में उन पट्टियों को ऐसे करके लगा दो आप, ऐसे 1 2 3 4 5। उसके ऊपर प्लास्टिक किसी 1.5 मीटर जो चौड़ी प्लास्टिक की सीट होती है, ब्लैक रंग की कभी नहीं लगाना, ब्लू नहीं लगाना, रेड नहीं लगाना, येलो नहीं लगाना, कलर्ड नहीं लगाना है, जब भी लगाना है ट्रांसपेरेंट लगाना है, नहीं तो इससे पौधे आपके नर्सरी ही में बीमारी आ जाएगी। और उसके बाद उसको कवर कर देना है, लेकिन ये तब कवर करना है जिस दिन आपने लगाया, पानी लगा दिया, और पानी लगाने के बाद फुहारे से, और उसके बाद उसको आप ढक सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पानी 3 दिन नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप वो नर्सरी का लो टनल बनाते हो तो 3 दिन तक आपने पानी नहीं इसमें लगाना पड़ेगा, और यूनिफॉर्मली मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो रात का टेम्परेचर कई बार डाउन हो जाता है, जैसे पिछले बार बताया था मैक्सिमम और मिनिमम में क्या अंतर होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर को भी थोड़ा सा मैक्सिमम की तरफ ले जाएगा वो लो टनल आपका। तो एक टेम्परेचर होता है हर चीज के जर्मिनेशन का। नॉर्मली जितने भी नर्सरी हैं वो 18 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बढ़िया जर्मिनेट करते हैं। कितना? 18 से 25 के बीच में बहुत बढ़िया। तो इतना टेम्परेचर यूनिफॉर्मली अगर मेंटेन रहता है तो ये नर्सरी आपको कभी भी फेल नहीं होगा, सारे अंकुर निकल आएंगे। और ये टेम्परेचर आपने धूप वाले दिनों में इसको नहीं रखना है, धूप में आपने प्लास्टिक को हटा देना है, और गर्मी जब आपका सर्दी और बरसात हो तो इसको आप लगा करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो बारिश पड़ेगी तब भी आपका नर्सरी बचा रहेगा, और लो टनल पूरा
इजराइल लो टनल पे खेती करता है। लो टनल को इतना आसान मत समझो आप। लो टनल पूरा पंजाब, आप लोग तो निकलते नहीं है, चूंकि आप सोचेंगे हिमाचल पालमपुर से कहाँ जाएं, इस नूरपुर से आगे सॉरी नूरपुर बोल रहे हैं, ये नगरोटा के आगे जाने के बाद भी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, गर्मी पसीने सब निकलने लगेंगे। लेकिन आप पंजाब में जाएंगे तो दिसंबर जनवरी में नवंबर क्या हाँ नवंबर रख लीजिए, नवंबर 15 के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी तक वो लो टनल के अंदर घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, राम तोरी, समर स्क्वैश, तरबूजा, खरबूजा, सबके पौधे, बैंगन, टमाटर सब लगा करके पहले से रखे हुए हैं। पूरा लो टनल में पॉली हाउस नहीं बनवाते हैं, वो पूरा 10-10 एकड़ का खेत में लो टनल बना हुआ है। और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। लो टनल 1 टाइम प्लास्टिक यूज, 25 mm की का सीट, और वो पैक्स मिलते हैं। तब वो बांस नहीं लगाते हैं, इसकी मार्केट में आती है, वो पैक्स लगाते हैं प्लास्टिक के या लोहे का बना होता है। वो जब उसको हटाओगे तो सीधा हो जाएगा, और ऐसे करोगे एकदम बिल्कुल तो गोल हो जाएगा। प्लास्टिक फटता नहीं है, और इधर लगा देते हैं, उधर लगा देते हैं, और उसके अंदर भिड्डी और ये लगा करके छोड़ देते हैं। और उसके अंदर टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री भी पहुंच जाता है। कभी बहुत ठंड पड़ती है ना, कोहरा, पाला, बारिश और बर्फ, ये तीनों चारों पांचों चीजों से बहुत बढ़िया रक्षा करता है। ये 3 महीने बहुत बढ़िया काम करता है। तो लो टनल अर्ली कल्टीवेशन का बोन है, बैकबोन है बहुत। आजकल एग्रीकल्चर में अगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत लो टनल से। कभी किसी दिन लेक्चर होगा तो मैं लो टनल के बारे में आप लोग को बताऊंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसको अभी तक किसान बहुत, अपने घर में भी लगा सकते हो आप, अपने क्यारियों में लगा सकते हो, किचन गार्डन में आप लगा सकते हो। आपको भी दिल करता होगा कि मैं समय से पहले मेरे यहाँ भी सब्जी हो जाए। जब मार्केट में घिया बिकने लगता है तब हम घिया के बीज लगाते हैं, तो हमें भी दिल करता है कि हमारे यहाँ उसी समय क्यों नहीं फलना शुरू हो जाता है। तो अगर लो टनल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होगा तो आप भिंडी भी पहले लगा सकते हो, फ्रांसबीन लगा सकते हो, आप टमाटर लगा सकते हो, आप बैंगन लगा सकते हो, आप शिमला मिर्च लगा सकते हो नवंबर दिसंबर में, और लगा के आपने छोड़ देना है। तो क्या होगा, ठंड के कारण प्लांट की ग्रोथ कम होगी लेकिन पौधा जिंदा रहेगा। जैसे 15 जनवरी और 15 फरवरी के बीच में जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है तो लो टनल को हटा दीजिए। पौधे का जड़ पूरा डेवलप हो चुका होगा, पौधा छोटा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप प्लास्टिक को हटाएंगे टेम्परेचर बूस्ट करेगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के साथ पौधा शुरू हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अर्लीनेस। अगर क्रॉप को करना चाहते हैं तो वो लो टनल आपने नर्सरी में लगाना है। उसके बाद आपने पहला दिन, ये फर्स्ट डे हो गया, इतना के पहले का जो आपने काम किया ना वो तो आपने कर लिया। ये आपको 15 दिन लगा, सोलराइजेशन किया या फॉर्मलिन ट्रीटमेंट किया या जो भी कुछ किया, या बेड बनाया आपने, उसके बाद उसके ऊपर गोबर वगैरह डाल करके तैयार व्यार करके आपने रखा। अब फ्रॉम फर्स्ट डे टू 15 डेज के बीच में आपने क्या करना है। पहला दिन आपने इरिगेशन देनी है, सिंचाई देनी है, कुछ नहीं करना है। सेकेंड डे खाली इरिगेशन देना है, 1 टाइम, नॉट दोनों टाइम देने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम फुहारे से आपने देना। तीसरे दिन आपने क्या करना है कि सुन लो आप, तीसरे दिन आपने क्या करना है, इसमें डायथेनियम 45 घोलना है 1 लीटर में 2.5 ग्राम, 1 लीटर में 2.5 ग्राम घोलना है और उसी फुहारे से ड्रेंचिंग कर देनी है। ये तीसरा दिन हो गया आपका। चौथे दिन में आपने बेविस्टीन घोलना है 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। उसके हाँ जी, तीसरे दिन आपने डायथेन M45, इंडोफिल जो 45 मैंने बताया था, डायथेन M45, मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा कल, तो इसको सब कुछ मन में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आप इसको देख लेना आपने, और मेरे लगेगा वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सबको रिकॉर्ड हो रहा है। कल पक्का अपलोड कर दूंगा मैं मॉर्निंग में 10 बजे, पूरा का पूरा वीडियो है विदाउट कट एनी पेस्ट ना। तो सेशन को आपने देख लेना, सबके पास लिंक हो ही गया है। तो जैसे ही आप सुन लीजिए सर, फर्स्ट डे फर्स्ट आपने सिर्फ इरिगेशन करना है, सिंचाई। डे फर्स्ट सिर्फ सिंचाई। अगर आपने कवर लगाए हैं, मान ले खरपतवार डाल दिए हैं, सरकंडे का, सरारे का, क्या बोलते हैं जो भी होता है, या सूखा हुआ या उस टाइप का, या पराली वाला जो भी है, उसको भी डाल सकते हैं आप। अगर उसको डाल दिया तो उसको हटाना नहीं है, उसी के ऊपर आपने फुहारे से सिंचाई करना है। स्प्रेयर नहीं लिखना, जब भी मैं स्प्रेयर ना बोलूं तो स्प्रेयर ना ही यूज करना आपने, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने फुहारे से सिंचाई करना। सिंचाई इतना करना है कि 3 मीटर बाई 1 मीटर के क्यारी में 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं लगना चाहिए, इससे ज्यादा वाटरिंग नहीं करना है, यानी 1 फुहारा ही पानी लगेगा।
10 लीटर का 8 लीटर 9 लीटर करीब। तो हमारा पर्पस है कि 1 इंच से नीचे पानी जाना चाहिए बस, इससे ज्यादा जा रहा है तो हमारा वेस्टेज है, क्यारियां भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो रुक करके आप थोड़ा पानी दो, आप जैसे एक बार लगा दिया फिर 5 मिनट वेट कर लीजिए, सैचुरेट हो जाए, पानी ऊपर का सूख जाए, फिर लगा दीजिए, और 2 बार में आप इसको लगा दीजिए। सेकेंड डे भी आपने पानी ही लगाना है, मॉर्निंग में 6 7 8 बजे बेस्ट टाइम होता है, सूरज निकलने के आसपास में आपने पानी लगाना है। थर्ड डे में आपने क्या करना है कि पहला दिन जो आपने डायथेन M45 को डालना है 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम, थर्ड डे में वो डालना है। और एक जैसे 10 लीटर है तो आपने 25 ग्राम या 20 ग्राम और 25 ग्राम आपने पानी डालना है और उसको फिर ड्रेंचिंग कर देना है। तो आप इसमें जब अगर आपको मिट्टी लगे ना कि मेरी मिट्टी में नमी है, तो आप पानी को घटा के 3-4 लीटर भी कर सकते हो आप। तो 3 लीटर, अगर 3 लीटर 4 लीटर की आपको लगता है इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता है नहीं मौसम के अनुसार, तो आपको उसमें 3-4 लीटर या 2 लीटर पानी में भी आप 5 ग्राम दवाई डाल दिया और उससे आपने एक बार लगा दिया। इससे क्या होगा उसके बाद आगे बताते हैं। फिर आपका चौथा दिन आ गया, चौथा दिन आपने गैप कर दो, आप चौथा दिन कुछ नहीं डालना है, चौथे दिन आपने पानी नहीं डालना, 5वें दिन आपने बेविस्टिन डालना है। बेविस्टिन जो है वो सिंपल दवाई है जो मैंने बताया, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, 5 लीटर 5 ग्राम, 10 लीटर पाउडर के रूप में आता है, उसको डाल दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि 5वां दिन आपका कंप्लीट हो गया, 5वें दिन आपको लगेगा कि दरारें पड़ने लगी, लाइन में चूंकि बीज लगाया है तो दरारें पड़ने लगेगी, बीज निकलने की कोशिश कर रहा होगा, और वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। नॉर्मली 5वें दिन 90% बीज जो है वो निकलने के स्टेज में आ जाता है वेजिटेबल में। सबसे लेट जो लगता है वो करीब कैप्सिकम हो सकता है 6ठे या 7वें दिन निकले। उसके बाद आपने 6ठा दिन, 5 दिन तो हो गया, तो जैसे दरारें पड़ने लगे ना तो पानी रोकना नहीं है, फिर जरूर देना है पानी, ताकि दरारों के बीच में पानी जाना चाहिए। वो जैसे फटता है ना मिट्टी, वो आपको समझ में आ जाएगा, सुबह लगाने आओगे पानी तो लगेगा कि अब मेरा बीज जो है वो मिट्टी को ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया, तो उसके बाद पानी जरूर लगाना। उसके बाद हाँ जी, पराली आप जैसे ही वो दरारें पड़ने लगे ना तो हटा दीजिए आप, उसके बाद नहीं रखना है आपने पराली उसके बाद हर हालत में आपने जैसे अंकुरित हो जाए बीज तो उसके पहले जैसे दरार बनने लग जाए तो हटा देना है। हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। जो पराली का पर्पस क्या था, मॉइस्चर को मेंटेन रखना, बस, और कोई मकसद नहीं था। एक समान नमी बनी रहे, एक समान गर्मी बनी रहे और एक समान नमी बनी रहे। डे में जब आपने बोला ना मेरे को कि कब हमने खरपतवार को हटाना है, तो ऑलमोस्ट चौथे 5वें दिन में भी आप हटा सकते हो। हमारा 2 ही पर्पस है, एक पर्पस मॉइस्चर मेंटेन करना, सीधी धूप उसके ऊपर ना पड़े और ज्यादा टेम्परेचर मिट्टी का ना हो, ये 2 पर्पस होता है उसको डालने के लिए। और यूनिफॉर्म टेम्परेचर और मॉइस्चर, 2 चीजें जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, वो है मॉइस्चर और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है ना। ये 2 चीजें अगर नहीं है तो जर्मिनेशन में आपको थोड़ा ऊंच नीच होगा, कम बेस जिसको हम बोलते हैं। दोनों चीज हर बीज के लिए, हर बीज कहते हैं, हर अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, चाहे वो 2 डिग्री का ही फ्लक्चुएशन हो, 1 डिग्री का ही हो, बट हर का अलग अलग होता है। और एक रेंज होता है 5 डिग्री प्लस माइनस में वो जर्मिनेट कर जाता है। आपने 6ठा दिन हो गया, 7th डे आपने क्या करना है कि जो हमने दवाई बताई आपको क्लोरोपाइरिफॉस, ज्यादा नहीं डालना है, 0.5 से भी कम, 0.5 से भी कम आपने छठे दिन आपने इसको 0.1 लीटर पानी में, मतलब अगर 10 लीटर पानी आपको या 5 लीटर डाल रहे हो आप, तो 5 लीटर में 2 ml या 1 ml, 1 या 2 ml, इससे ज्यादा नहीं डालना आपने। 5 लीटर में आप लिख ही लो, अगर लिखना है तो 5 लीटर में सिर्फ 2 ml, उससे ज्यादा दवाई नहीं डालना। एक्चुअली में ये 2.5 ml पर लीटर लगता है, लेकिन हमारा पर्पस जिसमें है उसमें 2 ml 5 लीटर पानी में सफिशियंट है। और इसको ड्रेंच कर देना। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो छोटा वाला कीड़ा है, जो मच्छर जो जर्मिनेशन के समय सबसे ज्यादा नुकसान करता है, वो कंट्रोल में रहेगा। पत्ते निकल आए, जैसे ही आप
7वें दिन 8 जाकर के उसका पत्ता जो है, जो नॉर्मल जर्मिनेशन का पहला लीफ होता है, वो निकलना शुरू हो जाएगा और निकल जाएगा, लाइनों में होगा। तो आप गोभी वगैरह लगाएंगे तो आप देखते हैं, या टमाटर लगाएंगे तो पतले पतले पत्ते निकलते हैं, एक पहला पत्ता जो होता है। बैंगन में भी पतले पत्ते निकलते हैं, शिमला मिर्च में थोड़ा उससे चौड़ा निकलता है, फूल गोभी में चौकोर टाइप के पत्ते निकलते हैं। इस टाइप का जो पहला लीफ होता है, दैट इज ए फर्स्ट ट्रू लीफ, फर्स्ट लीफ। और ट्रू लीफ तो अलग है, वो एक्चुअली वो दालों वाली दाल, जो उसका जो अंदर जो गिरी होती है उसका से बना हुआ लीफ होता है। तो वो जो लीफ बनता है उसके उस स्टेज में के बाद वो 6 और 7 डे में आ जाएगा करीब करीब। इसके बाद आपने 7th डे से लेकर के टिल 15 दिन तक आपने पानी एक टाइम ही देना है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए 15 दिन तक। और इसके बीच में आपने सिर्फ बीच में एक बार डायथेन M45 और बेबिस्टीन दोनों को मिला करके आपने ड्रेंचिंग करनी है। मतलब इस 7 दिन के, बाकी के 7 दिन के बीच में किसी भी दिन एक दिन आपने इस दोनों को मिला करके, जब भी आपको मौका मिले, कि वो 8वां दिन भी हो सकता है, 10वां दिन भी हो सकता है, किसी दिन आपने इसको मिला करके और इसको ड्रेंचिंग कितना करना है कि पानी सेचुरेट हो, बहे नहीं। वो क्यों मैं बोल रहा हूं, दवाई डायथेन M45 और बेबिस्टीन, ये 10 लीटर में 25 ग्राम और एक 10 ग्राम दोनों को मिलाना है आपने, और आपने इसको ड्रेंच करना है। लेकिन ड्रेंच करने के बाद आपने ध्यान रखना है कि ड्रेंचिंग जो हम कर रहे हैं, 10 लीटर में 25 ग्राम डायथेन M45 और 10 ग्राम बेबिस्टीन, और इसको ड्रेंचिंग करने के बाद आपने ध्यान ये रखना है, ड्रेंचिंग, ये वाली ड्रेंचिंग सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेंचिंग है, इसको मिस नहीं करना है आपने। आपको 7 दिन का गैप दिया, इस 7 दिन के बीच में कभी भी आप कर सकते हो, और अगर जरूरत पड़ी तो 2 बार भी। 2 बार कब करेंगे, ये एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं कमर तोड़। नॉर्मली आपको पढ़ाया होगा तो दैट इज ए डैम्पिंग ऑफ। ये क्या होता है, जमीन के सतह से आपका नर्सरी का पौधा सब कुछ स्वस्थ था, अपने आप गिरने लगेगा, सूखेगा नहीं, पत्ता रहेगा, लेकिन कमर से टूट जाएगा। ऐसे पौधा खड़ा है और एकदम से ऐसे हो जाएगा, और ऐसा लगे मतलब कहीं गांठ से ऐसा लगे जमीन के सतह से, दैट इज ए कमर तोड़, दैट इज ए डैम्पिंग ऑफ। और ये बीमारी को रोकने के लिए इससे बढ़िया दवाई नहीं है, ये सबसे ज्यादा। वैसे ये बीमारी नहीं आएगी अगर आपने फॉर्मलिन वगैरह से ट्रीटमेंट कर लिया है या सोलराइजेशन कुछ ना कुछ किया है तो हो, लेकिन ये आ सकता है कहां से, आपके गोबर की खाद से, जो गोबर आपने यूज किया है। तो ये है 3-4 तरह का फंगस होता है, जैसे पिथियम है, राइजोक्टोनिया है, फाइटोप्थोरा है, ऐसे कई तरह, आपको इसकी जरूरत नहीं है जानने का। इसके द्वारा ये बीमारी फैलती है, और ये स्टेज होता है 10 से लेकर के 15 दिन के बीच में। तो ये मौका मैंने कभी नहीं जाने देना है, ना आए तो भी आए, एक भी पौधा गिरा है तो हमको जरूर कर देना है ड्रेंचिंग। और ये ड्रेंचिंग, अगर पौधा लगता है कि गिर रहा है और लगातार 1-2 मतलब आज भी देखा, कल 2-4 और गिरा हुआ था ड्रेंचिंग के बावजूद, तो आप 2 बार कर दो, आप 2-3 दिन का गैप दे करके। लेकिन 100% इससे यह पौधा रुक जाएगा एकदम। आपका जहां डैम्पिंग ऑफ है वो बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी। मिक्स करके लगाने हैं, हाँ मिक्स करके लगाने हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका पौधा 15-16 दिन का हो जाएगा, तो पहला लीफ, जो ट्रू लीफ जिससे हम पहचान जाते हैं ये शिमला मिर्च का पौधा, ये हरी मिर्च का पौधा, ये टमाटर का पौधा, ये फूल गोभी का पौधा, जो पहचान वाला पहला पत्ता आता है ट्रू लीफ, वो 15-16 दिन के बाद आना शुरू हो जाता है ये पौधा। उसके बाद आपको 15 दिन आपने गैप रखना है, जो आपका 15 दिन तक, वो 10 दिन भी हो सकता है, 12 दिन भी हो सकता है, जब आपका पौधा लगाने। अब 15वें दिन आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि मेरा नर्सरी तैयार है, अब मुझे क्यारी भी तैयार करनी है, खेत भी तैयार करना है। तो वो ध्यान आपने जरूर रखना है कि आपको खेत में भी मतलब उसकी तैयारी आपने रखनी है। तो उसके लिए आपने 15 दिन के बीच में आपने पानी देना है, एक दिन छोड़ करके, डेली नहीं पानी देना है, उसको रेस्ट। 15वें दिन आपके पास इस तरह का कोई तार का बना लीजिए, और वो 5 सेंटीमीटर के बीच का लाइन था, उसके बीच में एक गुड़ाई करनी है, ऐसे बस गुड़ाई करनी है। दोनों लाइन के बीच में कोई नुकीला चीज ले लीजिए, ऐसे करके नहीं करना खुरपे वगैरह से, कोई तार का बना लीजिए, आप तार को लीजिए ऐसे, ये तार लोहे का तार, और इसको ऐसे मोड़ दीजिए और इसको ऐसे मोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नुकीला हो जाएगा। थोड़ा सा इसको फैला रहने दीजिए इस टाइप से, और ऐसे थोड़ा सा पकड़ने वाला बना, और उसको ऐसे करके एक बार चलाना है,
वो गहराई में भी जाएगा और उसके अंदर के बीच का घास भी निकाल देगा अपने आप। एक ही बार खींचना है लाइन से, एक भी पौधा आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। और उससे क्या होगा कि उसके बीच में जो दवाई डालेंगे वो एग्जैक्टली उसके रूट जोन में जाएगा। ये आप 15-16 ये गुड़ाई आपने 2 से 3 बार करना है, लेकिन ये तब होगा जब पौधे 15, 16, 17 दिन मतलब 20 दिन के बीच में आपको मौका मिलेगा। उसके बाद इतना घना हो जाएगा वो नर्सरी कि आप उसके अंदर से ऐसे करके आपको रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां से मैंने लाइनें बना वो करनी है। तो 15 दिन के बीच में 2 बार वो किया। जब भी इसको करना है गुड़ाई, जिसको होइंग टाइप का बोलते हैं, तो आपने सिंचाई नहीं करना है उस दिन सिंचाई नहीं करना। आज सिंचाई किया तो कल उसको कर देना है, और कल नहीं सिंचाई करना है उस दिन, और उसके अगले दिन जाकर के आपने सिंचाई करना है। तो 1 दिन का बीच में 1 या 2 दिन का गैप आपने रखना है। एक बार तार से बना हुआ, और इसको ऐसे, ये घर में अपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत चलता है, पता आपको? जुगाड़, ध्यान रखिए, जुगाड़ इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड में भी। इसको पहले नाम नहीं लोग देते थे, बट दिस इज वन। कार में हो गया, कहीं भी आपको घर में ऐसी जरूरत पड़ गई तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी ऑलवेज हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो जुगाड़ से आपने उसकी व्यवस्था करनी है, और हमारा पर्पस क्या है कि उसके बीच में गुड़ाई हो जाए 1 इंच गहरा, और मिट्टी वहीं का वहीं रह जाए। जैसे ही आप करेंगे तो वो मिट्टी वहीं की वहीं रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगा वो आराम से। तो उसके बाद आपने ये काम कर लिया, फिर आपका नर्सरी का पौध तैयार है। अब नाउ यू हैव टू गो फॉर ट्रांसप्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग 25वें दिन से लेकर 30वें दिन के बीच में 4 पत्ते आ जाते हैं। 2 पहला पत्ता आ जाएगा, 2 बाद में पत्ता। उसके बाद छोटे पत्ते होंगे, वो आ सकता है, लेकिन वो स्टेज से लेकर 7वें पत्ते के बीच में ट्रांसप्लांटिंग हो जानी चाहिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि नर्सरी हम क्यों लगाते हैं? एक तो बताया था बीज हम कम लगता है इसलिए नर्सरी लगाना पड़ता है। एक बात बताया ना आपको, अगर कोई पूछ ही ले कि नर्सरी हम क्यों लगाते हैं, तो बीज की मात्रा चूंकि बहुत कम लगती है एक कनाल में, तो हमको उस बीज को पहले पौधे तैयार करके हम उसको फिर लगाते हैं। तो हम कनक का क्यों नहीं करते हैं? मक्के का क्यों नहीं नर्सरी तैयार करते हैं? तो मास लेवल पे लगाना होता है ना। क्यों? 800 ग्राम तो बीज है, इतने इतने बड़े तो दाने होते हैं। मक्का का तो लगा सकते हैं। नहीं करते हैं, ये कहीं लिखा हुआ है? आपने कभी ट्राई किया? आपने देखा मक्की की गुड़ाई करते हुए लोग छट्टा लगाते हैं, मक्की गुड़ाई करते हैं ना? आप लोग खेती वगैरह से थोड़ा बहुत इतना उदास क्यों रहते हो? आप लोग एग्रीकल्चर को थोड़ा बोला करो ना, आप थोड़ा लगे तो कि हम खेती करते। प्राउड टू बी एग्रीकल्चरिस्ट। अरे खाना तो अभी आप 1 बजे चपाती नहीं मिलेगी ना, तो पॉकेट में पैसे, उसका बैंक बैलेंस का कोई काम नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर से ही आएगा। तो प्राउडली बोलो कि हाँ हम जाते हैं खेत में, हमने मक्की गुड़ाई की है, हमने देखा है, या हमारे घर वाले जाते हैं करने के लिए। तो आपने कभी देखा है कि लेडीज मक्की का पौधा जहां नहीं रहता है गैप फिलिंग के लिए उठाती है, ऐसे करके ऐसे ले जाती है और रखा देती है? करते हैं ना? ऐसे क्यों नहीं, इसे उखाड़ा और यहां जाके लगा दिया? और टमाटर को आपने अपने कहीं देख लिया घर में, किचन गार्डन का टमाटर कई बार सड़ सुड़ जाता है या खराब हो गया, फेंक दिया, जब पौधे निकल आते हैं ऐसे उखाड़ा ले जाकर के जहां लगाना है लगा देते हैं, वो लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक चीज जान लीजिए, 2 तरह के सिस्टम है हमारे बॉडी में भी है। पैसा दे के बाल कटवाते हैं, गारंटी है कि फिर आ जाएंगे, जबकि मरा हुआ तो नहीं है, ये मरा हुआ है। आप इसको सोचते हैं कि इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है? मरे हुए चीज को हम लेके कहां डालते हैं? नाखून भी हम काटते हैं, हमें गारंटी है कि वो हो जाएगा। लेकिन अगर हाथ कट जाए तो क्या होता है? फिर तो नहीं है कि यहां से फिर एक नया हाथ निकला और ग्रोथ कर गया, कि होता है? ऐसा नहीं होता है ना। इट मीन्स रीजनरेशन एक प्रोसेस है। रीजनरेशन का मतलब फिर से निकलना। ये हर चीज में नहीं होता। टमाटर, जितने भी तरह के मैंने सब्जियां बताई, इसको जिसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, आपने घिया का देखा है? लिफाफे में बेचता है, वो उखाड़ के तो नहीं बेचता टमाटर की तरफ गुच्छे बना करके, मिट्टी के साथ लिफाफे में करता है। क्यों करता है? कहता है कि इसको ऐसे ले जाना, पानी लगाना, फिर अगले दिन गड्ढा कर लेना, लिफाफे को फाड़ना, ऐसा इसको लगा देना तो लग जाएगा। हम भी यही करते हैं ना। जहां बॉल टूट गया
तो नहीं होगा। लेकिन एप्पल का पौधा उखाड़ लेते हैं, नाशपाती का पौधा उखाड़ करके और लेके चले जाते हैं कुल्लू मनाली वाले या लाहौल स्पीति वाले, यहां से ले जाते हैं ना। देखा है आपने कैसे ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है? जड़ समेत ऐसे उखाड़ लेते हैं और जड़े ले जाते हैं वहां जाकर के, उसके बाद 10 दिन पानी में लपेट करके थोड़ा रखते हैं नमी में, जब तक गड्ढा उड्ढा करते हैं उसमें लगा देते हैं, और 15 दिन के बाद उसमें फूल फल क्या ना पत्ते वत्ते आने लगने हैं। ऐसे ही होता है ना। लेकिन आम का पौधा ऐसा करते हैं? आम का पौधा की उखाड़ा और मलिहाबाद से ले आया या फैजाबाद से ले आया और पालमपुर में आकर के लगा दिया, ऐसा होता है? मिट्टी के साथ ही आएगा, जब भी आएगा मिट्टी के साथ आएगा। यानी कि रीजनरेशन ऑफ रूट हर चीज में होता है। कनक में, कनक का पौधा अगर आप उखाड़ लोगे ना और उसको लगाओगे नहीं लगेगा वो। मक्की का पौधा उखाड़ लोगे, उसका रूट जो है ना, जो मेन रूट है ना, एक बार टूट गया तो वो रीजनरेट नहीं होता है। अगर मक्की का पौधा उखाड़िए, ग्लास में रख दीजिए, एक टमाटर का पौधा उखाड़िए, ग्लास में रख लीजिए साफ पानी में, 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे, अगर आप बिल्कुल साफ पानी में रखेंगे 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा कि उसके रूट से, जहां से टूटा था उसी रूट में से नए रूट अपने विदिन 24 आवर उसमें रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर बहुत क्लीन वाटर होगा तो एकदम साफ पता लगेगा, थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास रखोगे तो आपको लग जाएगा कि इसके अंदर से रूट आना शुरू हो गए। बट यही कंडीशन अगर कनक का पौधा उखाड़ करके रख लीजिए, मक्की का रख लीजिए, धान का देखिए होता है, धान को उखाड़ते हैं जाके लगाते हैं, उसमें रीजनरेशन होता है। तो ये दो तरह के पौधे पूरे धरती पे हैं जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ ग्रोथ, रीजनरेट हो जाता है, बहुतों का नहीं होता। दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, इसके लिए नर्सरी टेक इट गारंटी है कि हम टमाटर का पौधा उखाड़ करके और अभी पौधा को मिट्टी में रखें या कैसे भी रखें और ले जाके अमेरिका भी 3 दिन के बाद हम लगा दें तो जाके लग जाएगा वो, है ना। तो दिस इज द कैरेक्टर कि हम नर्सरी का पौधा ये तैयार हो गया आप, और नर्सरी का पौधा जैसे ही तैयार हो गया, आपको 5वां लीफ आ गया तो आप उखाड़ते हैं और जाकर के अपने खेतों में। कभी कभी आप अगर प्रोफेशनल, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसमें आय बढ़ाने के लिए, और उसमें नर्सरी के बारे में मैंने लिखा हुआ है और उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो उसमें मैंने आपको कई बार ये सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़ सकता है कि टमाटर की नर्सरी मेरी तैयार है, मान लिया अवतार लगाया आपने, 1200 रुपये 1500 रुपये का 10 ग्राम का पैकेट लगाया आपने और नर्सरी की पौध तैयार है, 50% तो आपकी बिक गई, लेकिन 50% पौधे अभी भी बचे हुए हैं। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्योंकि वो तो ग्रोथ करेगा, जैसे ही पौधा लंबा हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको बिकना नहीं बिकेगा, उसकी मार्केट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपने उसकी ग्रोथ को रोकना है। कैसे रोकोगे आप? ये आपको कभी भी ये सिचुएशन आ सकता है। और पौधा हेल्दी भी लगना चाहिए, बिकने लायक भी होना चाहिए। आप उसको उखाड़ करके रख लोगे, आप कई बार होता है कि लोग उखाड़ के रख लेते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप, तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, आप नर्सरी के पौधे को लिफाफा लीजिए, प्लास्टिक का छोटा वाला लिफाफा ना, जिसमें घिया डानी वगैरह लगाते हैं ना, उस टाइप का, उसमें मिट्टी वगैरह डाल लीजिए, गोबर वगैरह का मिश्रण बना करके वैसे ही, और 15-10 पौधों को उसमें टमाटर का डाल करके आप उसमें और छोड़ दीजिए। एक ट्रांसप्लांटिंग शॉक होता है, झटका लगना, जैसे ही ट्रांसप्लांट का शॉक लगता है कि हमने पौधे को उखाड़ा और पौधे को जैसे ही नया पत्ता निकलने से पहले वो अपने आप को सर्वाइव करना, सारी एनर्जी उसकी अपने आप सर्वाइवल पे जाएगा, और वो सर्वाइवल पे जब जाएगा तो वो नर्सरी क्या होगा, आपका पौधा का ग्रोथ रुक जाएगा। 10 दिन से 15 दिन के लिए उस प्लांट को उसी स्टेज में, जिस स्टेज में उखाड़ा था उसी स्टेज में आप रख सकते हो। तो आपको कितना फायदा हो गया, वो बाकी जो पौधे 50% नहीं बिके थे वो आपको 15 दिन का टाइम मिल गया कि आपको उसको, बहुत बेवकूफ लोग क्या होते हैं कि वो उसी में छोड़ देते हैं, और वो तो आज इतना बड़ा, कल इतना, परसों इतना, और 5 दिन के बाद ऐसा पौधा हो जाएगा, क्योंकि वहां लग्जरी ग्रोथ मिल रहा है ना, न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, अच्छी मिट्टी भी मिल रही है, तो सब बहुत जल्दी ग्रोथ होता है। तो उसको अल्टीमेटली आप उसी स्टेज में उखाड़िए, बड़ा होने के पर मत उखाड़िए, छोटे जैसे ही पौधा आपको लगे कि अब हमारा पौधा अभी बचा रह जाएगा, तो आप उसको लिफाफे में कर करके उसका नर्सरी का टाइप में आप रख दीजिए। 15 दिन तक आपकी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा मैंने, हम जब केबीके में थे तो मैं करता था ऐसा। जरूरी नहीं है, कई बार डिमांड से ज्यादा नर्सरी तैयार हो जाती है और उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, जस्टिफाई करना मुश्किल होता है कि एक पैकेट से हमने 1500 ही पौधे क्यों बेचे, 3000 पौधे बिचने चाहिए थे, तो वो पौधे तो ओवर ग्रोथ हो गए, नहीं बिके, तो हम क्या करें। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक वो लगा लो, आप तकनीक लगा लो, आप तो यू कैन हैंडल इट। जमीन में मत लगाना, आपने जमीन में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी लिफाफे में आएगी।
और जितना अच्छा होगा कि लिफाफे लीजिए, लिफाफे में पानी लगा दीजिए, एक दिन पहले पानी लगा दीजिए और पानी लगा करके एक एक पौधे को लिफाफे में उंगली से थोड़ा थोड़ा डिप करके उसके जड़ को ऐसे ऐसे फंसा दीजिए। एक लिफाफे में 10 से 15 पौधे एडजस्ट हो जाएंगे और पौधा आपका बच जाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, वो पौधा और ज्यादा हेल्दी दिखेगा। तो दिस इज द टेक्निक। अब हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, 5 से 7 मिनट का, तो आपका क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये हो गया वेजिटेबल नर्सरी का, ट्रांसप्लांटिंग का। इसका हॉर्टिकल्चर नर्सरी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करेंगे आज थोड़ा सा ना आप लोग को। एक फार्मर का कोई, मैं जरा लेक्चर में दे रहा हूं ना, थोड़ा बाद में करता हूं कॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन था क्या इधर से कुछ, मैं सब एक एक आदमी से एक एक क्वेश्चन में पूछना पड़ेगा आपको। ये आपने अटैक के बारे में तो बता दिया कि जो हमारा फंगल अटैक है सारा कर दे दिया, लेकिन पौधा निकलने के बाद उसको कई बार वो झान होती है या वो स्नेल्स होती है। स्नेल? स्नेल। अच्छा, स्नेल और उसके साथ एक और वो झान जिसमें बाल वाल होते हैं ना, क्या होता है वो काट जाते हैं पौधे को। जो देखिए आपको मैंने बोला था ना कि जो आपने फ्यूराडान, कार्बोफ्यूरान या फिर फोरेट मैंने बोला था ना, अगर वो आप लगा दोगे और आप थोड़ा सा बुद्धि लगाना, जैसे ही जर्मिनेट हो जाएगा ना, टिप्स हैं कुछ अनऑफिशियल टिप्स जिसको है, जब भी जर्मिनेट हो जाए तो थोड़ा सा दाना फोरेट का ऐसे हल्का सा छींट देना आपने, ज्यादा नहीं, एक एक दो